टॉपिक देखो आज का ये है यार, डिफ्रैक्शन। ये भी इंटरफेरेंस जैसा है, लेकिन इंटरफेरेंस आपने डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ा था, ये सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट है। और जो हम प्रूफ आपको देंगे ना आज, वो थोड़ा सा लेंदी प्रूफ है। मतलब बुक्स में हो सकता है कि इसको सिंपल वे में करा गया हो, या बुक्स में हो सकता है प्रूफ को स्किप कर गए हों। ये भी हो सकता है, कई किताबों में प्रूफ को स्किप भी किया गया है। तो बट मैं इस होप में दे रहा हूँ, क्योंकि जेई एडवांस में क्या हो रहा है कि पैराग्राफ कंपोज किए जा रहे हैं, और वो जो पैराग्राफ कंपोज किए जा रहे हैं बेसिकली उन टॉपिक्स पर जो टॉपिक्स बुक्स में स्किप कर दिए जा रहे हैं। तो मैं एक होप में पढ़ा रहा हूँ इसको कि शायद कभी आएगा, इस साल आएगा, अगले साल आएगा, कभी तो आएगा ये। तो डिफ्रैक्शन क्या है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि डिफ्रैक्शन ऑफ वेव का मतलब क्या होता है। तो किसी को आइडिया है इसके बारे में कि डिफ्रैक्शन ऑफ वेव क्या है, और क्या हमारे रियल लाइफ के अंदर ये होता है कि नहीं होता है कभी? ये सर बेंडिंग ऑफ लाइट होता है सर, किसी भी शार्प मतलब किसी भी एक एज के शार्प एज से। ठीक है, साउंड में नहीं हो सकता क्या ये? मतलब जो वेव है, डिफ्रैक्शन क्या लाइट वेव की ही कैरेक्टरिस्टिक है या फिर साउंड वेव की भी कैरेक्टरिस्टिक है ये? साउंड की। हाँ, साउंड में होगा अगर ऑब्जेक्ट सर दोनों का होगा सर। दोनों का होगा ना। इसको ऐसे समझो ना, मान लो हमने शायद क्लास 11th में भी ये एग्जांपल दिया था आपको कि मान ले किसी मतलब कोई रूम है, वो चारों तरफ से क्लोज पैक है, टोटली पैक्ड रूम है मतलब, ठीक है। और उस रूम में एक छोटा सा होल कर दो आप, बहुत नैरो होल, बहुत ही नैरो होल। तो उस कमरे के अंदर जितने भी लोग होंगे वो जो बातचीत करेंगे, क्या उनके बातें जो होंगी वो उस होल से बाहर निकल कर नहीं आएगी? मतलब मेरा कहने का मतलब है कि अगर मैं इसको आप डायग्राम से समझाना चाहूँ तो ये 2 डायमेंशनल डायग्राम से अगर आपको समझाना चाहूँ कि मान ले कोई एक रूम है और उसमें बिल्कुल साइड में ना एक बहुत छोटा सा होल है, बहुत ही छोटा सा होल, ये दरवाजा मान लो, डोर मान लो, डोर खुला हुआ है, बहुत पतला सा डोर है। और उसमें बिल्कुल कोने में दो लोग गुपचुप गुपचुप बातें कर रहे हैं, कुछ बिल्कुल कोने में बैठ के, ठीक है, कमरे के बिल्कुल कोने में बैठ करके अपनी आपस में बातें चल रही हैं उनकी। तो क्या इनकी बातें साउंड के फॉर्म में इस डोर से बाहर वाले आदमी को सुनाई नहीं देगी? अब बताएं, होता है ना? उसके लिए कान लगाना पड़ेगा ना। हाँ तो कान तो लगाओगे ही, लेकिन बिना कान लगाए सुन दोगे? कान लगाओगे, लेकिन कान लगाने के बाद भी तो आएगा ना। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो दो ये बातें कर रहे थे, इनकी जो साउंड वेव है, इनकी साउंड वेव रूम के अंदर ऐसे फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोपोगेट करेगी। और जब वो साउंड वेव फॉरवर्ड प्रोपोगेट करेगी तो जहां पर उसको ओपन रास्ता मिलेगा वहां से साउंड वेव बाहर भी निकल जाएगी। मतलब यानी कि जो ये जो ओपन पोर्शन है इसको एक स्लिट की तरीके से मानिएगा आप, स्लिट की तरीके से। और क्या बिल्कुल दरवाजे के सामने ही सुनाई देगा? अगर हम थोड़ा सा दरवाजे से नीचे की तरफ आ जाए तो क्या यहाँ पर साउंड नहीं आता? प्रैक्टिकली सोच के देखिएगा। यस सर, आता है ना प्रैक्टिकली। तो इसका मतलब साउंड वेव इधर की तरफ भी जा रही है। अगर कोई पर्सन जो है वो थोड़ा सा डोर के ऊपर चला जाए तो उसको भी साउंड सुनाई देगी। अब ये अलग बात है कि किसी को साउंड की इंटेंसिटी ज्यादा मिलेगी, किसी को कम मिलेगी। सबसे ज्यादा इंटेंसिटी से साउंड कौन सुन पाएगा इसमें? सर जो होल के एकदम मिडिल वाला। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा साउंड की इंटेंसिटी आएगी और बाकी जगहों पर भी साउंड आएगा, लेकिन उसकी इंटेंसिटी कम होगी। इसका मतलब क्या हुआ? साउंड वेव जब किसी होल से बाहर निकलेगी, किसी नैरो होल से साउंड की वेव बाहर आएगी तो वो स्प्रेड कर जाती है इन ऑल डायरेक्शंस, ठीक है, विद डिफरेंट इंटेंसिटी। उस होल से जो स्ट्रेट डायरेक्शंस आएगी, उस होल से जो बिल्कुल स्ट्रेट डायरेक्शन आएगी वहां पर साउंड ज्यादा इंटेंसिटी से निकलेगा, और बाकी डायरेक्शंस में भी साउंड स्प्रेड करता है, लेकिन थोड़ी सी कम इंटेंसिटी के साथ करता है। इसी स्प्रेडिंग ऑफ वेव को आप डिफाइन करते हो डिफ्रैक्शन के फिनोमिना में। तो डिफ्रैक्शन वेव का कैरेक्टरिस्टिक है, चाहे वो लाइट वेव हो चाहे वो साउंड वेव हो, दोनों में ही डिफ्रैक्शन का फिनोमिना है कि किसी भी नैरो ओपनिंग से, कहीं पर भी अगर एक ओपनिंग है तो साउंड उस ओपनिंग से बाहर निकल करके, ऐसा नहीं होता कि सिर्फ ओपनिंग की स्ट्रेट डायरेक्शन में ही चलता है, उस ओपनिंग से साउंड निकलेगा और ओपनिंग के हर तरफ स्प्रेड करेगा वो। इसी स्प्रेडिंग फिनोमिना को आप कह देते हो कि ये डिफ्रैक्शन का केस होता है। लाइट में भी सिमिलर केस होता है, और उसी केस को आप आज डिस्कस करोगे बाय द सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट फिनोमिना। तो ये यहाँ पर देखो लिखा है कि व्हेन द लाइट पासेस थ्रू अ सिंगल स्लिट हुज विड्थ इज d, तो भी आगे डिस्कस कर लेंगे। और उस विड्थ, जो विड्थ है वो इज ऑन द ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ है,
then we can observe a single slit diffraction pattern on a screen that is at distance d। और ये पैटर्न दिखता है आपको, जैसे यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि उस स्लिट के उस ओपनिंग के बिल्कुल सामने अगर आप खड़े होगे तो साउंड की इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, और अगर आप उस ओपनिंग से किसी एंगल पर हो, फ्रॉम दैट ओपनिंग अगर आप कोई एंगल फॉर्म कर रहे हो, आपकी पोजीशन वहाँ से किसी एंगल पर है, तो भी साउंड आएगा, लेकिन थोड़ी सी कम इंटेंसिटी का साउंड आएगा। इसी चीज़ को लाइट में कहा जाता है। ये जो दो इमेजेस आप देख रहे हो, ये दो इमेजेस बेसिकली ये हैं। ये एक नैरो होल से निकलने पर लाइट की डिस्ट्रीब्यूशन दिखाई गई है। सेंटर पे अगर आप देखोगे ना तो एक ब्राइट सर्कल दिख रहा है, उसके बाद छोटे छोटे सर्कल्स हैं वो रिड्यूस करते जा रहे हैं, और यही चीज यहाँ पर भी हो रही है। तो ये जो बड़ा वाला सर्कल है ये स्लिट के सामने वाला सर्कल है, और उसके आगे स्प्रेड करके सर्कल्स यानी लाइट की इंटेंसिटी कम होती चली जाती है। ये रियल इमेजेस हैं, एक्सपेरिमेंट करके रियल इमेजेस बता रहा हूँ आपको, एक्चुअल इमेजेस हैं ये कह रहे हैं इंटेंसिटी इज फंक्शन ऑफ एंगल। आप साउंड से बेटर रिलेट कर सकते हो। अलग अलग एंगल पर एक और पर्सन को बिठा दें जो ज्यादा एंगल पर है, तो जो पर्सन उस ओपनिंग से जितने ज्यादा एंगल पर जाएगा वहां पर इंटेंसिटी उतनी कम होती जाएगी साउंड की। यही चीज लाइट के फिनोमेना में कही जा रही है आपसे कि जो इंटेंसिटी है वो फंक्शन ऑफ एंगल बनेगा। और यहाँ के पीछे जो थ्योरी दी जाती है वो हाइगेंस प्रिंसिपल की थ्योरी है, और हाइगेंस प्रिंसिपल में ये कहा गया था, इसमें ये कहा गया था कि ईच पार्ट ऑफ द स्लिट कैन बी थॉट एज द एमिटर ऑफ वेव। ये उस स्टेटमेंट के ऊपर आ रहे हो आप, ये लाइन उस स्टेटमेंट के ऊपर आ रहे हैं, ईच पार्ट ऑफ द स्लिट कैन बी थॉट ऑफ एमिटर ऑफ वेव। हाइगेंस ने अपने प्रिंसिपल में ये कहा था कि जो वेव फ्रंट्स होते हैं उन वेव फ्रंट्स का हर एक पॉइंट, आपको अगर स्टेटमेंट इनके याद हो 3 पॉइंट्स इन्होंने कहे थे, उसमें से एक पॉइंट इनका ये था कि ईच पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट एक्ट लाइक द सेकेंडरी सोर्सेज। ये स्टेटमेंट है इनका, उसी स्टेटमेंट को यहाँ पर कह रहे हो कि आप, और उनसे वेव बाहर निकलेंगे, उन्हीं को आप एमिटर ऑफ वेव का नाम दे रहे हो। और जब वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट सेकेंडरी सोर्स है और हर एक पॉइंट से वेव बाहर आएगी तो उन वेव्स का आपस में इंटरफेरेंस होना है, मतलब फंडामेंटली डिफ्रैक्शन भी इंटरफेरेंस है। ऑल दीज वेव्स इंटरफेयर टू प्रोड्यूस द डिफ्रैक्शन पैटर्न। और उसके बाद आपसे कह रहे हैं कि अगर एक वेव का क्रस्ट दूसरे के क्रस्ट से मिलता है तो आप इसको कंस्ट्रक्टिव का नाम दे देते हो, और एक का क्रस्ट अगर दूसरे के ट्रफ से मिल जाता है जाकर के तो इसको हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का नाम देते हैं। अब इसको समझने के लिए कुछ डायग्राम्स की हम लोग हेल्प लेंगे और उस डायग्राम के थ्रू आपको समझाएंगे, बट मेन पॉइंट जिसको मैंने अंडरलाइन किया है वो ध्यान रखने वाला है आपका कि किसी भी वेव फ्रंट पर जितने भी पॉइंट्स आप कंसिडर कर सकते हो वो सारे के सारे पॉइंट अपने आप में एमिटर ऑफ वेव यानी सोर्सेस हैं वेव के केस में, उन सारे पॉइंट से वेव बाहर की तरफ निकलती हैं और उनका आपस में इंटरफेरेंस होना है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं क्योंकि यही स्टेटमेंट मेन है। each and every point present on a single wave front is the emitter of wave, and these emitted waves will interfere with each other. Nature of interference can be constructive and can be destructive depending upon the phase difference, and this phenomena known as diffraction pattern। ये कह रहे हो आप इसको, तो इसको एक डायग्राम के थ्रू आपको समझा रहे हैं। देखो ये चीज यहाँ पर जो रेड कलर से आप लाइंस देख रहे हो ना, उसमें क्या कह रहे हैं कि वेव आ रही है लाइट की, ये जो एरो से दिखा रहा हूँ आपको, एरो से ये हमको वेव रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ से लाइट वेव आ रही है। मतलब अगर आप इसको वैसे देखना चाहो तो ये कह सकते हो कि इस तरीके से वेव फॉरवर्ड प्रोपोगेट हो रही है। और हमको पता है कि अगर वेव फॉरवर्ड प्रोपोगेट होगी तो इन वेव के परपेंडिकुलर जितनी भी सर्फेसेस आप ड्रॉ करोगे, इन वेव के परपेंडिकुलर में जितनी भी सर्फेसेस ड्रॉ करेंगे उनको आप डिफाइन कर सकते हो कि दे आर इंसिडेंट वेव फ्रंट्स। 90 डिग्री एंगल पर होने चाहिए, वेव और वेव फ्रंट्स के बीच में हमेशा 90 डिग्री एंगल बनेगा। और एक स्लिट है यहाँ पर डी विड्थ की, इसको कह रहे हैं मतलब ये ओपनिंग है, इसको आप ओपनिंग कह सकते हो। तो जैसे ही लाइट उस ओपनिंग से बाहर जाएगी तो वो उस ओपनिंग के स्ट्रेट डायरेक्शन में जाने के साथ साथ, ओपनिंग से स्ट्रेट डायरेक्शन में जाने के साथ साथ ओपनिंग के अलग अलग एंगल्स पर स्प्रेड भी करेगा, वो स्प्रेडिंग भी होगी लाइट की। जस्ट लाइक ये साउंड का एग्जांपल जो मैंने आपको दिया है कि साउंड उस ओपनिंग से निकल करके सीधा भी जाएगा और अलग अलग एंगल्स पर भी जाएगा, स्प्रेड कर जाएगा उसमें। एग्जैक्टली सेम फिनोमेना यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि लाइट स्ट्रेट भी जाएगी और लाइट ऊपर की तरफ डाइवर्ज भी कर जाएगी, नीचे की तरफ भी डाइवर्ज कर जाएगी। इसी डाइवर्जेंस को आप कह देते हो कि ये डिफ्रैक्शन हो गया यहाँ पर। मतलब स्लिट पर आने से पहले वो लाइट की सारी लाइट स्ट्रेट डायरेक्शन में चल रही थी, जितनी भी आप लाइट वेव देख रहे हो वो सब एक दूसरे के पैरेलल प्रोपोगेट हो रहे थे। लेकिन स्लिट के बाद वो सब डाइवर्ज कर गए, मतलब कि पैरेलल बीम
कन्वर्ट कर गई है एक डाइवर्जेंट बीम के अंदर। तो कन्वर्जन ऑफ पैरेलल बीम इनटू अ डाइवर्जेंट बीम व्हेन इट पासेस थ्रू अ स्लिट, रिपीट कर रहे हैं, कन्वर्जन ऑफ पैरेलल बीम इनटू अ डाइवर्जेंट बीम व्हेन पासेस थ्रू अ स्लिट इज कॉल्ड एज डिफ्रैक्शन फिनोमेना। अब इसके रीजन के पीछे जाओगे आप कि ये सब क्यों होता है, मतलब डाइवर्जेंस क्यों होती है और ऐसा क्यों होता है कि इंटेंसिटी कहीं पर ज्यादा है और कहीं पर कम होती है। इसके पीछे का क्या रीजन हो सकता है, इंटेंसिटी वेरिएशन का क्या रीजन होगा, डाइवर्जेंस का क्या रीजन होगा, और इसको हम मैथमेटिकली किस तरीके से देखेंगे, ये सब नेक्स्ट पार्ट में आ रहा है। नेक्स्ट पार्ट ये देखो आप, जो ये वेव फ्रंट्स दिखाई जा रही हैं, हाइजेंस कहते हैं कि इस वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट सेकेंडरी सोर्स है। वेव फ्रंट पे जितने भी पॉइंट्स आप कंसिडर करेंगे वो सब सेकेंडरी सोर्सेस है। तो हमने क्या किया है, हमने वेव फ्रंट पर एक S1 पॉइंट कंसिडर किया है, उसी वेव फ्रंट पर एक S2 पॉइंट कंसिडर किया है, और उसी वेव फ्रंट पर मैंने S3 पॉइंट कंसिडर किया है। हालांकि नंबर ऑफ पॉइंट्स आप बढ़ा सकते हो, क्योंकि एक लाइन सेगमेंट पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स दिखाए जा सकते हैं। मैंने डायग्राम की क्लैरिटी के लिए सिर्फ 3 पॉइंट्स कंसिडर करके दिखाए हैं आपको, एक S1 पॉइंट जो वेव फ्रंट पर है, और एक S2 पॉइंट जो वेव फ्रंट पर है, और एक S3 पॉइंट वेव फ्रंट पर है। थ्योरी के हिसाब से S1, S2, S3 ये सब सेकेंडरी सोर्स है, यानी कि S1 से एक वेव निकल रही है, S2 से एक वेव निकल रही है, S3 से एक वेव निकल रही है, और ये सारी की सारी वेव स्क्रीन के किसी पॉइंट P पर जा करके एक दूसरे से इंटरफेयर कर जाएंगे। अब टाइप ऑफ इंटरफेरेंस के लिए डिपेंड करता है कि ये जब वेव इंटरफेयर हो रही हैं तो उनमें पाथ डिफरेंस क्या है और उनमें फेज डिफरेंस क्या है, ये उस पर डिपेंड करता है। YDSE में हम लोगों ने ये चीज डिस्कस की थी कि पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करने का एक ऑब्जेक्टिव तरीका बताया गया था आपको। एक तो काफी लंबी अप्रोच बताई थी, सब्जेक्टिव अप्रोच, बट उसके बाद हमने एक डिस्कशन किया था कि जब दो सोर्सेस से स्क्रीन पर लाइट जाती है तो उनके पाथ डिफरेंस को कैलकुलेट करने का आसान तरीका ये होता है कि आप उन सोर्सेस से निकलने वाली वेव को एक दूसरे के पैरेलल दिखाइए और उनसे परपेंडिकुलर ड्रॉप करके आप पाथ डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हो। तो एक्चुअल में ये वेव जो हैं वो जा करके किसी पॉइंट P पर कन्वर्ज हो रही हैं, मिल रही हैं किसी पॉइंट P पर, लेकिन कैलकुलेशन ऑफ पाथ डिफरेंस करने के लिए S1 से जो वेव निकल रही है, S2 से जो वेव निकल रही है और S3 से जो वेव निकल रही है, इनको हमने पैरेलल वेव माना है जस्ट फॉर कैलकुलेशन ऑफ पाथ डिफरेंस। ये सब जाएंगे टुवर्ड्स पॉइंट P ही, बट पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए इनको आपने एक पैरेलल वेव कंसिडर कर रखा है। और YDSE का लेक्चर याद करिएगा, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में ये डिस्कस किया था हमने कि अगर आप S1 से S2 पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें और ऐसे ही आप S2 से S3 पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें, तो इससे आप पाथ डिफरेंसेस कैलकुलेट कर सकते हो। और कौन सी डिस्टेंस को पाथ डिफरेंस कहा था कि जब आप S1 से परपेंडिकुलर डालेंगे, मान लो ये कोई पॉइंट M है और S2 से आपने एक परपेंडिकुलर डाला, वो पॉइंट N है, तो अगर कोई पूछे कि S1 और S2 में पाथ डिफरेंस कितना होगा, यानी डेल्टा x बिटवीन द सोर्स S1 एंड S2 कितना होगा, तो ये पाथ डिफरेंस YDSE लेक्चर से आपको रिलेट करना पड़ेगा इसको। S2m, ये S2m बनेगा, पाथ डिफरेंस की वैल्यू बनेगी S2m के बराबर। सिमिलरली पाथ डिफरेंस अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हो S2 और S3 के बीच में, तो ये हो जाएगा S3n। और ये भी बताया गया था कि इनको आप एंगल थीटा से रिलेट भी कर सकते हो। अगर हम ये मान लें कि ये सारी वेव थीटा एंगल पर जा रही हैं, अगर आप ये मान लें कि ये सब थीटा एंगल पर चल रहे हैं और S1 और S2 के बीच में d/2 का डिस्टेंस है, तो आप इसको YDSE के उसी प्रूफ से डायरेक्ट कर सकते हो, d/2 मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ थीटा। एंड सिमिलरली S2 S3 के बीच का भी पाथ डिफरेंस लिखोगे तो ये आएगा d/2 मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ थीटा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, मैंने सिर्फ 3 पॉइंट कंसिडर किए हैं, बट एक्चुअल में नंबर ऑफ पॉइंट्स बहुत ज्यादा होंगे, क्योंकि डायग्राम की क्लैरिटी के लिए मैंने 3 पॉइंट दिखाए हैं। रियल में नंबर ऑफ पॉइंट्स ज्यादा होंगे, नंबर ऑफ वेव भी ज्यादा होंगी, तो डायग्राम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बनेगा, एक्चुअल डायग्राम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा। और तीसरा डायग्राम जो मैंने दिखाया है वो बेसिकली फेजर डायग्राम दिखाया है कि तीनों वेव को आप फेजर मेथड से कैसे ऐड कर सकते हो। तो फेजर मेथड में क्या करते हो, आप तीनों वेव के एम्पलीट्यूड्स को वेक्टोरियल तरीके से ऐड करते हो। तो मैंने यहाँ पर 3 ग्रीन कलर के वेक्टर दिखाए हैं, जो कि S1 से जो वेव निकल रही है उसका एम्पलीट्यूड, S2 से जो वेव निकल रही है उसका एम्पलीट्यूड, और S3 से जो वेव निकल रही है उसके एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं आप। मतलब हम ये मान के चल रहे हैं कि S1 से जो वेव निकलेगी उसका एम्पलीट्यूड कैपिटल A होगा, S2 से जो वेव बाहर जा रही है उस वेव का भी एम्पलीट्यूड कैपिटल A है, और S3 से जो वेव प्रोपोगेट कर रही है उस वेव का भी एम्पलीट्यूड A है। तो इन तीनों एम्पलीट्यूड्स को आप वेक्टर के तरीके से ऐड कर रहे हो,
और इनके बीच के जो एंगल्स हैं वो इनके करस्पॉन्डिंग फेज डिफरेंसेस हैं। मतलब फर्स्ट टू वेक्टर के बीच का जो एंगल है ये फेज डिफरेंस होगा बिटवीन S1 एंड S2 वेव। सेकंड और थर्ड वेक्टर के बीच में जो एंगल दिखाओगे, सेकंड थर्ड वेक्टर के बीच का एंगल, ये हो जाएगा फेज डिफरेंस जो बिटवीन द सोर्स S2 एंड सोर्स S3 होगा। अब आप यह और कैपिटल आर इन सब का रिजल्टेंट है। कैपिटल आर जो दिखाया गया है वो बेसिकली आप कह सकते हो कि तीनों का रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है। यहाँ तक का कोई क्वेरी है तो आप पूछो, फिर आगे बढ़ेंगे, बिकॉज ग्रेजुअली डायग्राम थोड़े से डिफिकल्ट होते जाएंगे ना, तो अगर कुछ डाउट या क्वेरीज हैं तो यहीं पर रिजॉल्व कर लें, वापस बैक करके हम कुछ भी नहीं समझा पाएंगे इसमें। सर जब हम लोग YDSC करते थे और सर उसमें जब हम लोग स्लिट्स लेते थे तो सर इन दोनों में स्लिट विड्थ में कितना डिफरेंस होगा? दोनों के स्लिट में फिर से बोलना सर दोनों के स्लिट्स मतलब विड्थ में कितना डिफरेंस नहीं होगा नहीं जो सुनो YDSC सुनो में स्लिट्स सुनो में था? सुनो बच्चे, एक मिनट सुनो। YDSC में जो आपने किया था वो ये अलग था, वो अलग था, उसको समझा रहा हूँ क्या था। YDSC में ये था कि एक स्क्रीन थी, उसमें दो स्लिट्स थे, दो स्लिट्स थे उस YDSC के एक्सपेरिमेंट में, तो उसमें डी स्लिट के विड्थ नहीं थी। अगर आप रिकॉल करें, अगर मेरा एक्चुअल डायग्राम को रिकॉल करिएगा जो मैंने क्लास में डिस्कस किया था, तो हमने इस तरीके से एक इमेज आपको दिखाई थी कि YDSC में बेसिकली एक कार्डबोर्ड होता है और उस कार्डबोर्ड में हम दो स्लिट्स रेक्टेंगुलर फॉर्म में क्रिएट करते हैं। दो रेक्टेंगुलर स्लिट्स बनाते हो आप, एक स्लिट, इसकी मैंने डायमेंशंस भी दिखाई थी आपको, है ना, याद होगा आपको कि डायमेंशन दिखाई थी, उससे एम्पलीट्यूड को कनेक्ट किया था हमने इंटेंसिटी को। तो वहां पर जो डी होता है वो इन दो रेक्टेंगल्स के बीच का सेपरेशन होता है, ये डिस्टेंस को डी कहते हैं, वो स्लिट का विड्थ नहीं होता। ये सर वो याद है सर, बट जैसे YDSC में अगर हम लोग एक स्लिट हटा देंगे तो फिर कोई पैटर्न नहीं ऑब्जर्व होगा, तो सर होगा मैं वो होगा पूछ होगा रही थी। होगा YDSC में अगर आप एक स्लिट हटा देंगे तो एक्चुअल में डिफ्रैक्शन बन जाएगा वही चीज, सर यही हो रहा बट फिर जब हम लोग ने इंटेंसिटी वाला पार्ट डिस्कस किया था तो सर उसमें ये था कि फिर सर इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी है। राइट राइट, इंटेंसिटी। बिल्कुल राइट, क्योंकि देखो जब यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आप कर रहे थे तो हम लोग डिफ्रैक्शन को एक्चुअल में इग्नोर करके चल रहे थे। मतलब YDSC के एक्सपेरिमेंट में डिफ्रैक्शन फिनोमेना को इग्नोर किया गया था। मतलब कि जब एक स्लिट आप बंद कर देंगे तो सिंगल स्लिट से हम ये मान करके अपने आंसर्स देते हैं कि डिफ्रैक्शन नहीं होगा वहां पर यंग्स एक्सपेरिमेंट में, या उससे रिलेटेड जब भी कोई क्वेश्चन आपके सामने आएगा। हालांकि ये गलत है, एक्चुअल में सिंगल स्लिट से भी इंटरफेरेंस होती है, बट मैं फिर बोल रहा हूँ कि डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से बेस्ड कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आता है तो हम ये इग्नोर कर देते हैं कि स्लिट 1 अकेला एक डिफ्रैक्शन पैटर्न देगा और स्लिट 2 भी अकेला एक डिफ्रैक्शन पैटर्न देगा। मतलब एक्चुअल जो पैटर्न होता है यंग्स एक्सपेरिमेंट में वो काफी कॉम्प्लेक्स पैटर्न है, वो डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस का कॉम्बिनेशन है वहां पर। बट क्योंकि वो इतना एनालाइज करने के लिए इतना टफ हो जाता है हम लोग के लिए, मतलब हम लोग अभी जिस स्टैंडर्ड पे पढ़ रहे हैं ना, उस स्टैंडर्ड पे उसको एनालाइज करना डिफिकल्ट होता है, तो हमारे सिलेबस से YDSC के अंदर डिफ्रैक्शन को इग्नोर कर दिया गया है मैथमेटिकल सिंप्लिसिटी के लिए। और वही मैं अभी बताऊंगा आपसे क्या प्रॉब्लम आती है एक सिंगल स्लिट के एनालिसिस में। देखो अभी क्या दिक्कतें आएंगी ना, तो आपको समझ में आएगा कि हमने डबल स्लिट में इसको काउंट क्यों नहीं किया था। बट मैं क्वेश्चन आंसर के लिए बोल रहा हूँ आपसे, क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए बोल रहा हूँ कि अगर YDSC के एक्सपेरिमेंट में आपसे कहते हैं कि मैंने एक स्लिट बंद कर दिया है, तो आप कभी भी इसको कंसीडर ना करना कि बाय द रिमेनिंग स्लिट कोई डिफ्रैक्शन पैटर्न होगा, ये आपके सिलेबस में ही नहीं है। क्लियर हुआ पॉइंट आपका? यस सर। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, मैंने क्या कहा कि जो वेव फ्रंट स्लिट पर आई है उस पर 3 ही पॉइंट्स नहीं होंगे, क्योंकि एक लाइन के ऊपर अगर मैं आपसे बोलूं कि नंबर ऑफ पॉइंट्स काउंट करो, मतलब मैं आपको मान लो 2 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर दूं, कह दूं कि ये 2 सेंटीमीटर की लाइन है और आपसे पूछूं कि बताओ इसके ऊपर कितने पॉइंट्स है, क्या इसका कोई फाइनाइट आंसर दे सकते हो आप कि 2 सेंटीमीटर की लाइन पे कितने पॉइंट्स होंगे? नहीं। नहीं, क्योंकि बस पॉइंट्स का कोई साइज नहीं होता तो आप काउंटिंग कैसे करोगे? तो एक्चुअल में 3 पॉइंट्स नहीं है, एक्चुअल में उस स्लिट के ऊपर नंबर ऑफ पॉइंट्स कई सारे हैं। हमने ये 3 का एग्जांपल आपको दिखाया है, मैं ग्रेजुअली नंबर ऑफ पॉइंट्स बढ़ाता जाऊंगा और आपको ये समझाता जाऊंगा कि डायग्राम किस तरीके से डिफिकल्ट होता जा रहा है। तो 3 का डायग्राम आप समझ लें हमने क्या किया है। अब आप नेक्स्ट पेज पे जब चलोगे तो आप इसको देखें, मैंने अब आपको एक अगला फिगर दिखाया है जहां पर 5 पॉइंट्स कंसिडर किए हैं, फिर उसके अगले वाले फिगर में मैंने 9 पॉइंट्स कंसिडर किए हैं। तो होता क्या है कि जैसे अगर आप 5 पॉइंट्स लोगे तो फेजर डायग्राम में 5 वेक्टर बनेंगे आपके, 9 पॉइंट्स लोगे तो फेजर डायग्राम में 9 वेक्टर्स बनेंगे। तो एक्चुअल में नंबर ऑफ पॉइंट्स काफी ज्यादा होने लगते हैं।
आप देखो जैसे जैसे आप और डिस्टेंस उतनी ही है, ये सारे पॉइंट्स एकोमोडेटेड कितने डिस्टेंस में है, इन सारे पॉइंट्स को अगर आप देखोगे तो इन सब की एकोमोडेशन उसी डिस्टेंस डी में हो रहा है। मतलब डी विड्थ के अंदर 5 पॉइंट दिखा रहा हूं मैं आपको, उसी डी विड्थ के अंदर इन द सेम डी विड्थ यहाँ पर आपको 9 पॉइंट्स दिखाए जा रहे हैं। तो ये जैसे जैसे एनालिसिस बढ़ाओगे नंबर ऑफ पॉइंट्स बढ़ते जाएंगे, लेकिन उससे हमारी प्रॉब्लम क्या होने लगती है, हम लोग इतने डायग्राम्स इतने नियर बाय बनने लगेंगे, वेव इतनी क्लोज होने लगेंगे एक दूसरे के, कि पहली बात तो वो हम विजुअल मतलब उसकी विजिबिलिटी हमारे लिए रिड्यूस कर जाएगी। पेपर पे हम उसको दिखाएंगे कैसे? तो पेपर पे समझाने के लिए आप फाइनाइट पॉइंट्स दिखाते हो, बट रियल में आपको ये समझना पड़ेगा कि स्लिट की जो लेंथ है, स्लिट की जो विड्थ है, उस विड्थ में इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं और इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेव बाहर निकल रही हैं। यानी कि पॉइंट पी पर इंटरफेरेंस सिर्फ 3 वेव के बीच में नहीं है, पॉइंट पी पर इंटरफेरेंस इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेव के बीच में है, और वो सारी वेव एक दूसरे के काफी क्लोज है। जैसे आप इस डायग्राम में फर्स्ट वेव और सेकंड वेव के बीच में एक गैप देख रहे हो, सेकंड वेव और थर्ड वेव के बीच में भी एक गैप देख रहे हो। ये गैप रिड्यूस करता जाएगा, आप जितनी ज्यादा वेव कंसिडर करेंगे फर्स्ट और सेकंड का बीच गैप कम होगा, सेकंड थर्ड गैप कम हो जाएगा, ये गैप रिड्यूस करते चले जाएंगे। 9 वेव में आप देखो तो ये और रिड्यूस करते जाएंगे। तो अगर मैं इनफाइनाइट लाइन से ड्रॉ करने की कोशिश करूंगा तो डायग्राम आपको दिखेगा ही नहीं, एक्चुअली ये कंटिन्यूएशन में दिख जाएंगी सारी चीजें। और फेजर डायग्राम लेकिन तब भी ऐसे बनेगा, जैसे 3 वेव का फेजर डायग्राम बना रहे हो वैसे ही आपको यहाँ पर 5 वेव का फेजर डायग्राम बनाना होगा। 9 करते हो तो 9 वेव का वेक्टर रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा, ये भी अपने आप में एक टफ पार्ट है। 9 वेक्टर्स का एक साथ रिजल्टेंट निकालना, 5 वेक्टर का एक साथ रिजल्टेंट निकालना, 2 वेक्टर तक तो फिर भी आप कर जाते हो, 3 तक भी कर जाओगे, 4 तक भी कर जाओगे, इवन 5 भी आप हिम्मत करोगे तो 5 वेव का रिजल्टेंट भी निकाल सकते हो। बट अगर इस तरीके से वेव बढ़ाते चला जाऊं तो एक तरीके से आपके मैथ की पॉलीगन वाली स्किल चेक होगी, आपको पॉलीगन कितना क्लियर है। अगर मैं आपसे 9 वाले डायग्राम या 5 वाले डायग्राम में ये बोलूं कि पहले 2 वेक्टर के बीच में जो एंगल बन रहा वो फाई है, मतलब यहाँ पर मान लो कुछ फाई एंगल बन रहा, सेकंड और थर्ड लाइंस के बीच भी फाई एंगल है, थर्ड और फोर्थ के बीच में भी फाई एंगल है, फोर्थ एंड फिफ्थ में भी सेम एंगल है। तो क्या अब आप मुझे आर को कैलकुलेट करके बता सकते हो? ये सारे वेक्टर अगर इक्वल लेंथ के हैं और सब एक दूसरे से फाई एंगल पर बन रहे हैं, तो क्या आप ये निकाल सकते हैं कि रिजल्टेंट आर की लेंथ कितनी आएगी? क्या कोई तरीका है इसको सॉल्व करने का? तरीका तो है, मतलब आपको आता है कि नहीं आता है, मेथड तो है सॉल्व करने के। मतलब आपसे ये कोई कह दे कि अगर आप एक रेगुलर पॉलीगन बनाओ, मान लो आपसे कहा जाए कि एक रेगुलर पॉलीगन बनाइए और ऑक्टागन बनाइए, है ना, आप एक ऑक्टागन बनाते हैं हम लोग। अब ऑक्टागन में क्या कोई मैथ में प्री डिफाइंड फॉर्मूला है कि आप किसी भी 2 वर्टेक्स के बीच की लेंथ निकाल पाओ? क्या ये लेंथ निकाल पाएंगे, या ये लेंथ निकाल पाएंगे आप डायरेक्टली, या फिर ये लेंथ फिर या फिर ये लेंथ फिर या फिर ये लेंथ? क्या ये सारी लेंथ आप डायरेक्ट जानते हो, या बार बार इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा? मतलब या क्या कोई जनरलाइज फॉर्मूला है इसका, या फिर हमें बार बार इसको डिराइव करना पड़ेगा? अब आप लोगों से मैं पूछ रहा हूँ, इसके बारे में बताइए, क्या मैथ में कोई ऐसी रूल है जहां पर आप किसी भी साइड मतलब 20 साइड्स का पॉलीगन बना दूं और किसी भी 2 वर्टेक्स के बीच की लेंथ आप निकाल सकते हो? पढ़ा तो नहीं सर अभी तक। अभी आप, यही मैं कह रहा हूँ कि ये हमारा एक प्रॉब्लम है कि अभी हम लोगों ने मैथ इस लेवल पर नहीं पढ़ी है कि एन साइडेड पॉलीगन के किसी भी 2 वर्टेक्स के बीच की जनरलाइज डिस्टेंस का फॉर्मूला पता चल जाए आपको। ये तो मैंने फिर भी 8 साइड का पॉलीगन बनाया है, 12 साइड का पॉलीगन, 20 साइड के पॉलीगन, और उसमें कोई भी 2 कॉर्नर चूज करके आपसे कह दिया जाए कि इनके बीच का डिस्टेंस बताइए कितना होगा। तो ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता, लेकिन टाइम टेकिंग होगा, और इसी वजह से हम लोगों ने यंग्स एक्सपेरिमेंट में डिफ्रैक्शन को इग्नोर कर दिया था, क्योंकि यंग्स एक्सपेरिमेंट की वर्किंग वैसे ही डिफिकल्ट थी, उसके अंदर अगर हम इसको भी काउंट कर देते तो मैथ इतनी हाई लेवल की हो जाती कि शायद हम लोग उसको सॉल्व कर भी ना पाते। पॉइंट्स मतलब चैलेंज समझ में आ रहा है कि चैलेंज क्या है इस टाइम पर? मतलब ऐसा नहीं है कि पॉसिबल नहीं है, बट हमारे लिए चैलेंज क्या है कि शायद कैलकुलेशन करने में हमको बहुत टाइम लगे। क्लियर हुआ आपको ये पॉइंट? यस सर। यस सर। जी। यस अब सर। आप, हाँ, अब आप इस तीनों डायग्राम को एक बार फिर से देखो। क्या हुआ कि अगर आप स्लिट के ऊपर सिर्फ 3 पॉइंट्स कंसीडर करके डायग्राम बना रहे हो तो फिगर को देखो, स्लिट्स के ऊपर 5 पॉइंट्स कंसीडर करके डायग्राम बना रहे तब इस फिगर को देखो, 9 पॉइंट्स कंसीडर करके डायग्राम बना रहे तब इस फिगर को देखो। अब आप मुझे बताओ, अगर मैं इस तरीके से नंबर ऑफ पॉइंट्स को इंक्रीज करता जाऊं तो ग्रीन कलर से जो वेक्टर बने हैं
ये धीरे धीरे क्या शेप ले लेंगे आपको, ये जो ग्रीन सेमी सर्कल। सेमी सर्कल सेमी सर्कल नहीं होगा, सेमी सर्कल सेमी सर्कल नहीं होगा, आर्क होगा। आर्क। आप सेमी सर्कल नहीं कह सकते, आर्क बोलिए। कि जितने ज्यादा पॉइंट्स आप कंसिडर करेंगे फेजर डायग्राम के अंदर, ये सारे एम्पलीट्यूड जब ऐड किए जाएंगे तो ये धीरे धीरे एक सर्कुलर आर्क का फॉर्म ले लेंगे। ये सब एक सर्कुलर आर्क का फॉर्म ले लेंगे। और उस आर्क की लेंथ कितनी होगी, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये 9 वेक्टर वाला डायग्राम लगभग आपको आर्क जैसा दिख रहा है, लगभग दिख तो रहा आर्क जैसा ही। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी पेरिफेरी कितनी होगी, ये जो 9 वेक्टर बनाए हैं आपने, व्हाट इज द सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल 9 वेक्टर्स, इन सबके लेंथ को ऐड कर दो तो क्या बन जाएगा आपका। लेंथ ऐड करना है, वेक्टर को नहीं ऐड करना है, उनकी लेंथ ऐड करिए। पहले की लेंथ a, दूसरे की लेंथ a, 9a। हाँ तो 9a हो गया, मतलब इसकी सरकमफ्रेंस, पेरिफेरी की बात कर रहा हूँ, पेरीमीटर जिसको बोलते हो, तो पेरीमीटर ये 9a हो जाएगा इसका। बट कैपिटल R 9a के बराबर नहीं होगा। तो रियल में क्या होता है कि स्लिट के टॉप पॉइंट से स्टार्ट करके, और अगर आप स्लिट के बॉटम पॉइंट तक जाओगे, स्टार्टिंग फ्रॉम टॉप पॉइंट ऑफ द स्लिट एंड टू द बॉटम पॉइंट ऑफ स्लिट, we have infinite number of points, that means infinite waves are being emitted at the same time, and that means we have to add infinite number of vectors, we have to add infinite number of vectors। और जब आप infinite number of vector, अच्छा और एक और चीज आएगी, जितने ज्यादा पॉइंट्स आप कंसीडर करेंगे, दो कंसेक्यूटिव वेक्टर के बीच का एंगल रिड्यूस करता जाएगा। क्यों रिड्यूस करेगा, देखो यहां पर जो पाथ डिफरेंस निकाला गया है टॉप पॉइंट और सेंटर पॉइंट के बीच में, वो d/2 sin थीटा है। उसी d डिस्टेंस के अंदर अगर आप 5 पॉइंट कंसीडर कर रहे हो, इन द सेम d डिस्टेंस, तो S1 और S2 के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी। अगर आपसे पूछ रहे हैं कि S1 और S2 कितने डिस्टेंस पे होंगे, S2 और सर d/5। d/4। ये सर d/4। S1 और S2 के बीच d/4 का डिस्टेंस हुआ, तो इसका मतलब S1 और S2 के बीच पाथ डिफरेंस d/4 sin थीटा हो गया। और पाथ डिफरेंस को जब आप 2π/λ से मल्टीप्लाई करोगे तो वो फेज डिफरेंस बनता है। अब अगर आप 9 पॉइंट्स लोगे ना, तो S1 और S2 के बीच में क्या पाथ डिफरेंस मिलेगा आपको, यानी कितना फेज डिफरेंस S1 और S2 के बीच में, d/8। d/8 समझ रहे हो, आपके जितने ज्यादा पॉइंट्स कंसीडर करेंगे फेज डिफरेंस रिड्यूस करते जाएंगे। यानी कि जो कंसेक्यूटिव वेक्टर्स आप बनाओगे, कंसेक्यूटिव वेक्टर्स, उन कंसेक्यूटिव वेक्टर के बीच का एंगल 0 की तरफ टेंड करता चला जाएगा। और इसीलिए जब दो कंसेक्यूटिव वेक्टर के बीच में ये एंगल 0 को टेंड करने लगेगा, तभी आप कह सकते हो कि ये एक सर्कुलर आर्क का फॉर्म ले लेगा। और वो फिगर कुछ ऐसी बनेगी, ये फिगर कुछ ऐसी होगी। मैं इसमें से कुछ लाइन्स अभी विड्रॉ कर देता हूँ, ये बाद में ड्रॉ कर लेंगे। अभी मैं आपको इसमें से कुछ लाइन्स हटा देता हूँ। एक्चुअल फिगर क्या बनेगी पहले आप वो देख लें, इन लाइन्स का क्या सिग्निफिकेंस है ये बाद में बता देंगे आपको। ये फिगर कुछ ऐसी बनेगी, सारे वेक्टर ऐड होते जाएंगे और सारे वेक्टर ऐड होकर के एक सर्कुलर आर्क बन जाएगा आपका। यहाँ तक क्लियर हुआ आपको कि ये फिगर सर्कुलर आर्क में क्यों कन्वर्ट हो जाएगी। यस सर। ठीक, अब मुझे ठीक है, अब मुझे आर्क की वैल्यू निकालनी है। अब मुझे आर्क की वैल्यू निकालनी है। तो आर्क की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो पीछे की तरफ आते हैं। देखो आप पीछे की तरफ जरा डायग्राम को देखना है, मैंने इसलिए कहा इसकी वर्किंग में प्रॉब्लम है थोड़ा सा। यहां पर आप ए मैग्नीट्यूड के 9 वेक्टर्स को ऐड करोगे तो टोटल लेंथ कितनी बनेगी, मतलब टोटल लेंथ अगर आप पेरीमीटर फाइंड करो तो ये टोटल कितना बन जाएगा इन सबको ऐड करके। आंसर है 9a। समझ आया आपको। 5 वेक्टर ऐड करोगे तो इन सबका टोटल लेंथ कितना बन जाएगा, 5a। 3 वेक्टर आप ऐड करोगे तो a मिलकर के टोटल लेंथ बन जाएगी 3a। क्या इससे ज्यादा रिजल्टेंट आ सकता है कभी, क्या इससे भी ज्यादा रिजल्टेंट कभी आएगा। नो सर। मतलब अगर आपको 9 वेक्टर कहे जाए, 9 वेक्टर ऑफ इक्वल वैल्यू a, तो क्या मैक्सिमम रिजल्टेंट बोल सकते हो आप उसका, मैक्सिमम रिजल्टेंट क्या हो सकता है। 9 वेक्टर्स ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड a, 9a। वो तब होगा जब वो सेम डायरेक्शंस में आ जाए। आप समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे इसको। यस।
इसीलिए मैंने 3 डायग्राम्स बनाए थे आपको, 3 डायग्राम्स के थ्रू समझाने की कोशिश की। 3 से समझो, फिर 5 से समझो, फिर 9 से समझो। पहले तो आप अपने आप को इस बात से कन्विंस करें कि जैसे जैसे नंबर ऑफ पॉइंट्स बढ़ाएंगे, ये जो पॉलीगन शेप था वो धीरे धीरे आर्क के फॉर्म में चलता चला जाएगा। और लेंथ ऑफ आर्क कितनी होगी, लेंथ ऑफ आर्क अगर पूछा जाए आपसे, कि अगर मैं यहाँ से पूछूं कि ये जो आर्क बना है इसकी क्या लेंथ होगी, कोई बता पाएंगे आप में से कि क्या लेंथ होगी इसकी? तो इसका आंसर होगा ना कैपिटल ए मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ वेव जितनी आपने ऐड करी है। क्या ये सही आंसर नहीं है? लेंथ ऑफ आर्क की वैल्यू Yes, sir. यस होगा। सर। हालांकि नंबर ऑफ वेव Yes, sir. हालांकि नंबर ऑफ वेव फाइनाइट नहीं है, नंबर ऑफ वेव फाइनाइट नहीं है, क्योंकि आप कितने पॉइंट्स काउंट करोगे एक लाइन के ऊपर। बट स्टिल मैं कह रहा हूं कि ये ए मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ वेव है, और इसको मैं डिनोट कर दूंगा मैक्सिमम पॉसिबल एम्पलीट्यूड से। इसको आर मैक्सिमम डिनोट कर सकता हूं मैं, कि इस लेंथ ऑफ आर्क क्या मतलब होगा, इट इज द मैक्सिमम पॉसिबल एम्पलीट्यूड। और कैपिटल आर जिसको आप कह रहे हो ना, फिर से सुनना, कैपिटल आर ये हमारे लिए कहलाएगा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। अलग से लिख दे रहे हैं इसको, कैपिटल आर को। मतलब एक्चुअल रिजल्टेंट यहाँ पर देख लो, एक्चुअल रिजल्टेंट 9A थोड़ी आएगा, एक्चुअल रिजल्टेंट जो आएगा वो 9A से तो कम आएगा। यहाँ पर एक्चुअल रिजल्टेंट 5A नहीं आएगा, लेस देन 5A होगा। प्रीवियस फिगर में अगर आप जाओगे तो एक्चुअल रिजल्टेंट लेस देन 3A होगा। तो कैपिटल आर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है, जिससे कि हमारी इंटेंसिटी डिफाइन की जाएगी। अब आपको एक काम करना है, इस पूरे डायग्राम में आपको करना ये है कि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड को और मैक्सिमम पॉसिबल रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड को, मतलब एक तरीके से लेंथ ऑफ आर्क, और इसको अगर हम कॉर्ड कह दें तो आपको कॉर्ड की लेंथ और आर्क की लेंथ का रेशियो फाइंड करना है। ये आपका टारगेट है इस समय, कि ये जो कॉर्ड बनी है इसकी लेंथ और ये जो आर्क बना है इसकी लेंथ, इन दोनों की लेंथ में क्या रिलेशन बनेगा। लेंथ ऑफ कॉर्ड और लेंथ ऑफ आर्क रिलेट करना है मेरे को। तो ये हम रिलेट कैसे करेंगे समझो। यहां तक क्लियर? अभी पूछ लो, मतलब ब्रेक ले लेकर के पूछेंगे आपसे, क्योंकि छोटे छोटे पॉइंट्स में डाउट क्लियर कर लो अगर कुछ डाउट आ रहा तो। यहाँ पर है कोई डाउट इसमें भी? No, sir. No, sir. प्रोसीड करें आगे? Yes, sir. Yes. चलिए, तो अब डायग्राम थोड़ा सा क्लियर करना चाह रहे थे एक्चुअली, तभी हम समझा पाएंगे। इसमें डायग्राम की बड़ी इंपॉर्टेंस है। देखिए, तो हमारा टारगेट ये है कि जो ये लेंथ ऑफ आर्क है, चलो उसको फिलहाल तो मैं एल से डिनोट कर दे रहा हूँ। लेंथ ऑफ आर्क को मैंने एल डिनोट कर दिया, और वो आर्क कॉर्ड है, इनकी लेंथ निकालनी है। अब आप सुनिएगा, यहाँ पर जब आप ये 3 वेक्टर बनाओगे तो फर्स्ट वेक्टर का और लास्ट वेक्टर के बीच में जो एंगल बनेगा वो क्या एंगल है, मतलब सिग्निफिकेंस क्या है इसके अंदर। फेजर डायग्राम में 2 वेक्टर के बीच का एंगल जो होता है वो किस चीज को सिग्निफाई करता है। जब आप ये फेजर डायग्राम बनाते हो और कंजिक्यूटिवली वेक्टर दिखाते हो तो उनके बीच के एंगल का फिजिकल मतलब क्या है, वो क्या चीज, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बता रहा होता है। Sir, phase difference. फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस मतलब एंगल बिटवीन द वेक्टर इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फेज डिफरेंस, राइट। तो इसी स्टेटमेंट को यहां फॉलो करो। जो मेरा फर्स्ट वेक्टर बनेगा, पहला वेक्टर, वो हॉरिजॉन्टल बनेगा। फर्स्ट वेक्टर मेरा हॉरिजॉन्टल बना होगा, और लास्ट वेक्टर, मैं इसको अलग कलर से डिनोट कर दे रहा हूं, और लास्ट वेक्टर मेरा यहां पर बना होगा। तो फर्स्ट और लास्ट वेक्टर मतलब इस आर्क के टेंजेंट बना रहा हूं मैं, इस आर्क के टेंजेंट। तो फर्स्ट और लास्ट वेक्टर के बीच का जो ये एंगल है, ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि दिस एंगल इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ, क्या है ये चीज, किस चीज का फिर इन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस। एंगल एट सेंटर। नहीं, आपने पहला पॉइंट लिया है और आखिरी पॉइंट लिया है, तो जानते हो ये किस चीज का रिप्रेजेंटेशन है। स्लिट का टॉप मोस्ट पॉइंट की जो वेव है और स्लिट के बॉटम मोस्ट पॉइंट की जो वेव है, उनका फेज डिफरेंस होगा ये। सही है कि नहीं है ये चीज? Sir. Yes, sir. और स्लिट का टॉप पॉइंट और स्लिट का बॉटम पॉइंट कितने डिस्टेंस पर हैं? D distance. डी डिस्टेंस पे। तो इसका मतलब आप करोगे क्या, आप 2 पैरेलल वेव दिखाओगे। एक पैरेलल वेव आप दिखाएंगे फ्रॉम द टॉप ऑफ स्लिट,
एक स्लिट के टॉप से दिखाएंगे और एक वेव आप दिखाएंगे बिल्कुल उस स्लिट के बॉटम पॉइंट से। और इनमें अगर आपको पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करना है तो प्रोसेस तो वही है, टॉप ऑफ स्लिट वाली वेव से बॉटम ऑफ स्लिट वाली वेव पर आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दीजिए। और अगर ये डिस्टेंस इनके बीच में डी है और ये मान लेते हैं कि थीटा एंगल पर वेव जा रही है, एंगल थीटा पर जा रहे हैं ये लोग, तो फिर क्या पाथ डिफरेंस बनेगा इनके बीच में? टॉप ऑफ द वेव और बॉटम ऑफ द टॉप ऑफ द स्लिट की वेव और बॉटम ऑफ द स्लिट की जो वेव निकल रही है इन अ डायरेक्शन ऑफ थीटा एंगल, उनके बीच का पाथ डिफरेंस बाय द सेम प्रोसेस YDAC के प्रोसेस से जाओ तो ये d मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा, ये पाथ डिफरेंस है। इसको 2 पाई बाय लैम्डा से मल्टीप्लाई करो तो ये फेज डिफरेंस बनेगा। तो ये जो आर्क बन रहा है इसका इनिशियल टेंजेंट और फाइनल टेंजेंट के बीच का एंगल बेसिकली रिप्रेजेंट करता है स्लिट के टॉप पॉइंट से जो वेव निकलती है और स्लिट के बॉटम पॉइंट से जो वेव निकलती है उनके फेज डिफरेंस को। अब जो ये आर्क बना है, नेचुरल सी बात है क्योंकि ये सर्कुलर आर्क है तो इस आर्क का कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, तो कैपिटल सी उसको डिनोट करते हैं, सेंटर ऑफ आर्क, सेंटर ऑफ कर्वेचर कह सकते हैं उसको। जो ये आर्क बना है उसका कर्वेचर है, उस कर्वेचर का सेंटर पॉइंट। और हम ये मान लेते हैं कि ये जो आर्क बना है इसकी कुछ रेडियस है ना, इसकी कोई रेडियस है, तो मान लेते हैं कि आर्क का एक रेडियस है और वो स्मॉल आर है। रेडियस ऑफ आर्क को आप स्मॉल आर से डिनोट कर दो, तो स्मॉल आर हमने यूज किया है फॉर द रेडियस ऑफ आर्क। अब आप बताएंगे कि ये दोनों रेडियस के बीच में क्या एंगल बन रहा होगा, थोड़ा सा प्रॉपर्टी यूज करो। रेडियस और टेंजेंट आपस में 90 डिग्री के होते हैं। आर्क लेंथ। नहीं, इससे ये जो एंगल ऑफ रिप्रेजेंटेशन लिखा है ना, इसको फाई लिख लेते हैं। आप फाई के फॉर्म में बताओ, इन टर्म्स ऑफ फाई, इन टर्म्स ऑफ फाई। उधर मैं एंगल थीटा लिख देता हूँ कि थीटा और फाई के बीच कोई रिलेशन होगा। थीटा पहले यूज कर चुके हैं, कोई और एंगल यूज करते हैं, उसको बीटा मान लेते हैं। थीटा इक्वल्स टू 180 माइनस फाई। बीटा और फाई, हाँ देखो बीटा और फाई के बीच में क्या रिलेशन बन रहा है। बाकी सभी लोग ट्राई करें इसको। रेडियस की लाइन है और टेंजेंट की लाइन है, रेडियस टेंजेंट। आप क्लियरली क्वाड्रिलेटरल प्रॉपर्टी लगाओ, रेडियस और टेंजेंट मतलब ये एंगल 90 है, रेडियस और टेंजेंट थीटा मतलब इक्वल्स टू 90 माइनस 5। पक्का ना? बीटा इज इक्वल टू 5 So 5 is equals to 5 beta. होगा। Beta equals to 5. बीटा Beta 5 equals to 5 minus 90. बच्चा सिर्फ 5 होगा वो। Yes sir. ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन रहा, दो एंगल 90 है इसके अंदर। Yes sir. भाई अगर ये 5 कह रहे हो तो अंदर की साइड जो एंगल बनेगा स्ट्रेट लाइन प्रॉपर्टी से 180 माइनस 5 नहीं हो जाएगा ये? एंड सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। तो आप इसको बेसिक प्रूफ करो, बीटा की वैल्यू ना 5 के बराबर ही आएगी। क्लियर हुआ आपको ये चीज? Yes sir. ठीक है। अब जो रिजल्टेंट है उसका कुछ नाम दे देते हैं, रिजल्टेंट का हम कुछ नाम दे देते हैं ए और बी से, और सेंटर आप ऑलरेडी सी कह चुके हो। ट्रायंगल ABC का आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है। जो ट्रायंगल ABC है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है। Yes sir. Yes. अच्छा, तो अब आप एक काम करो, ये जो ट्रायंगल है क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है जिसकी दो साइड्स रेडियस के बराबर हैं और एक साइड हमारा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है, तो ये दो आर हैं और ये हमारा कैपिटल आर है, और इनके बीच में जो एंगल बन रहा है यहाँ पर वो बीटा बन रहा है जो कि 5 के बराबर है। तो क्या हम ये नहीं कर सकते कि इस पॉइंट सी वाले वर्टेक्स से, पॉइंट सी वाले वर्टेक्स से आप लाइन AB पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, तो ये हाफ एंगल बन जाएगा बीटा बाई 2, एंड साइन ऑफ बीटा बाई 2 को आप लिख सकते हो, साइन ऑफ बीटा बाई 2 इसको लिख सकते हैं इक्वल टू कैपिटल R बाई 2 डिवाइडेड बाय द रेडियस स्मॉल r। सही है कि नहीं ये चीज? Yes sir. सही है? Yes sir. ठीक है, तो इससे हम कैपिटल R निकाल सकते हैं कितना होगा। कैपिटल R की वैल्यू यहां से निकल जाएगी। देखिए हमने पहले ही इसीलिए आपसे कैपिटल R की वैल्यू बनेगी स्मॉल r बाय 2, अगर गलत नहीं कर रहा हूं मैं तो साइन बीटा बाई 2। सही है सर? सही लिखा है? 2 स्मॉल आर होगा। वही डाउट लग रहा था, कुछ गड़बड़ चल रही है अंदर से, लग रहा है 2 स्मॉल r होगा। हाँ चलिए, अब देखो मैंने इसीलिए पहले कहा था कि इस लेक्चर में मैथ बहुत ज्यादा लगती है, तो उसी वजह से डिफिकल्ट हो जाता है ये। नाउ
लेंथ ऑफ आर्क का रेडियस ऑफ आर्क से और एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क से रिलेशन है। लेंथ ऑफ आर्क, रेडियस ऑफ आर्क एंड एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, इन तीनों का भी आपस में एक रिलेशन होता है। सर L is equals to R theta। हाँ, मतलब जो लेंथ ऑफ आर्क L है वो रेडियस मल्टीप्लाइड बाय सबटेंडेड एंगल बीटा जो कि फाई के बराबर है। तो ये लेंथ ऑफ आर्क कैलकुलेट हो गया और ये उस कॉर्ड की लेंथ कैलकुलेट हो गई। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे, क्योंकि जो रेडियस ऑफ आर्क है वो हमारे लिए एक अननोन पैरामीटर था, तो उसको एलिमिनेट करने के लिए हम इन दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे। अब यानी कि कैपिटल आर डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ आर्क, तो कैपिटल आर था 2r साइन ऑफ 5/2 और डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ आर्क जो कि r मल्टीप्लाइड बाय 5, r और r कैंसिल, यहां से आपको कैपिटल आर मिलेगा l साइन ऑफ 5/2 एंड डिवाइडेड बाय 5/2। मैंने इंटेंशनली इस फॉर्म में लिखा है क्योंकि ये जो 2 न्यूमरेटर में देख रहे हो इसको आप नीचे ला सकते हो, तो रिलेशन याद करने के लिए आसान हो जाता है कि l इंटू साइन 5/2 अपॉन 5/2। और एक बार फिर से सुनिएगा, कैपिटल आर क्या है, तो कैपिटल आर हम कह रहे हैं कि ये हमारे लिए रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है। कैपिटल आर इज रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। और एल जो था वो क्या है, लेंथ ऑफ आर्क तो है, लेकिन उसको फिजिकली देखा जाए तो क्या है, अगर फिजिकल वे में आप देखो, लेंथ ऑफ आर्क समेशन ऑफ ऑल द वेक्टर्स, मतलब सारे वेक्टर के मैग्नीट्यूड का समेशन, वेक्टर का समेशन नहीं है, उनके मैग्नीट्यूड को ऐड करेंगे ना, जैसे a प्लस ए प्लस तो 9a बनेगा, यानी कि ये मैक्सिमम पॉसिबल रिजल्टेंट कह सकते हो। भाई अगर आपसे कोई पूछे कि दो वेक्टर का मैक्सिमम रिजल्टेंट क्या होता है, तो आप कहते हो a प्लस बी होता है, मतलब उनके मैग्नीट्यूड को ऐड कर दो, तो कितने भी वेक्टर आपको दिए जाए उनका मैक्सिमम रिजल्टेंट क्या हो सकता है, उन सबके मैग्नीट्यूड का समेशन। कभी भी रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर अगर आप पढ़ोगे तो आप चाहे कितने भी नंबर ऑफ वेक्टर को ऐड करो, उनकी मैग्नीट्यूड को सम करके जो नंबर आएगा ना, उससे बड़ा रिजल्टेंट कभी नहीं आ सकता। दैट मीन्स कि जो कैपिटल एल है इसको आप कह सकते हो इट इज द मैक्सिमम पॉसिबल एम्पलीट्यूड। अचीव होगा या नहीं होगा मुझे नहीं पता, लेकिन ये मैक्सिमम पॉसिबल एम्पलीट्यूड है, इससे ज्यादा तो कभी नहीं होगा लेंथ ऑफ आर्क से ज्यादा। अब हम क्या करने जा रहे हैं, दोनों तरफ का स्क्वायरिंग करेंगे यहाँ पर। अब स्क्वायरिंग करने से बेसिकली क्या होगा, अगर आप स्क्वायरिंग करते हो बोथ साइड पर, तो आर स्क्वायर इज नाउ इक्वल टू एल स्क्वायर साइन स्क्वायर 5/2 एंड डिवाइडेड बाय 5/2। स्क्वायर इसलिए किया है कि एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रपोर्शन में एक और क्वांटिटी चलती है, इंटेंसिटी। 5/2 का स्क्वायर, 5/2 का स्क्वायर। ओह सॉरी, एक मिनट यार, 5/2 का भी स्क्वायर होगा। हाँ, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रपोर्शन में इंटेंसिटी आएगी, तो आर स्क्वायर के प्रपोर्शन में आप कह सकते हो कि रिजल्टेंट इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी रिजल्टेंट वाली, और एल स्क्वायर के प्रपोर्शन में आप कह सकते हो कि मैक्सिमम पॉसिबल इंटेंसिटी हो सकती है, और उसके आगे का टर्म आ रहा आपके लिए साइन स्क्वायर 5/2 एंड डिवाइडेड बाय 5/2 होल स्क्वायर। ये इसका रिलेशन है आपका कि रिजल्टेंट इंटेंसिटी विल बी इक्वल टू द मैक्सिमम इंटेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय साइन स्क्वायर 5/2 अपॉन 5/2 होल स्क्वायर। अब यहाँ पर 5 को रिप्लेस करना है। 5 क्या था, सॉरी यहाँ पर जो 5 है वो ये है, 5 ये चीज है 2 पाई बाय लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय डी इंटू साइन थीटा, ये 5 की वैल्यू है। तो इस 5 की वैल्यू को उस एक्सप्रेशन में डालेंगे अभी, तो उससे हमारा रिजल्ट ये बनेगा, आप देखो आई रिजल्टेंट इक्वल टू आई मैक्स इंटू साइन स्क्वायर 5/2 है ना, तो ये बनेगा बेसिकली पाई अपॉन लैम्डा इंटू डी साइन थीटा। आप में से किसी के पास अगर एचसीवी हो इस टाइम पर तो आप देख सकते हो रिजल्ट ये आएगा, बट उन्होंने भी क्या किया हुआ है, रिजल्ट के पहले ये लिख दिया है कि बिकॉज ऑफ द मैथमेटिक्स द मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस डेरिवेशन इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ बुक। ये कह दिया कि इस मतलब कि हमारी हैसियत के बाहर है, इसलिए हम इसको डिराइव नहीं करेंगे। ये बेसिकली कहने का मतलब ये होगा, क्योंकि ये एक्सप्रेशन आप खुद भी देख सकते हो कि डिफिकल्ट तो है ही डिराइव करने के लिए, इतने सारे वेक्टर और ये आर्क और कॉर्ड की लेंथ और उनको आपस में रिलेट करना, फिर फेज डिफरेंस देखना,
ये कॉम्प्लिकेशंस की वजह से YDAC में डिफ्रैक्शन को इग्नोर कर दिया जाता है। प्रॉब्लम जानते हो क्या हो जाएगी अगर डिफ्रैक्शन भी ले लोगे आप? तो एक तो सिंगल स्लिट का डिफ्रैक्शन, और ऊपर से अभी तो इंटरफेरेंस किसके बीच में हो रहा है? अभी तो इंटरफेरेंस आप देख रहे हो एक ही स्लिट के अलग अलग पॉइंट्स के बीच में। मतलब स्लिट 1 में जितने भी पॉइंट्स हैं वो सब आपस में इंटरफेयर करेंगे, और स्लिट 2 में जितने पॉइंट्स हैं वो आपस में इंटरफेयर करेंगे, और उसके अलावा स्लिट 1 का कोई पॉइंट स्लिट 2 के किसी पॉइंट से इंटरफेयर करेगा। मतलब अगर हम रियल फिजिक्स में चले जाएं तो YDAC एक्सपेरिमेंट में टोटल कितने तरीके के इंटरफेरेंस हो रहे होंगे? स्लिट 1 के जितने भी पॉइंट्स हैं उनकी वेव आपस में इंटरफेयर करेंगी, स्लिट 2 की जितनी वेव हैं उनकी वेव आपस में इंटरफेयर करेंगी, और स्लिट 1 की कोई वेव स्लिट 2 के किसी और वेव के साथ इंटरफेयर करेगी। आप इमेजिन करो फेजर डायग्राम कैसा बनेगा उस टाइम पर। इतना तो समझ में आएगा ना कि डिफिकल्टी हो जाएगी बहुत ज्यादा, मतलब कॉम्प्लेक्स डायग्राम्स हो जाएंगे वो। अभी तो हम एक सिंगल स्लिट का फेजर डायग्राम बना रहे हैं, तो ये दिक्कत हो रही है हमें। नहीं सब आपको प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रही कि क्या हो रहा है? मतलब YDAC में डिफ्रैक्शन क्यों नहीं काउंट कर रहे हैं? आ रही है सर, आ रही है। यस सर। आवाज से मालूम चल रहा है कि डिफिकल्टी है। ये इसका फाइनल प्रूफ है यार रिजल्टेंट इंटेंसिटी का। अब इसके ऊपर भी डिस्कशन है, एक्चुअली इसके ऊपर भी डिस्कशन है। आप चाहो तो प्रूफ स्किप करना चाहो कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट जेईई एडवांस का कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि इसके प्रूफ में जो कंसेप्ट लगे हैं वो कंसेप्ट सिलेबस में है, फेजर डायग्राम सिलेबस में है, आर्क लेंथ सिलेबस में है, कॉर्ड की लेंथ सिलेबस में है। तो सारे कंसेप्ट जो यूज किए गए हैं इसको डिराइव करने में वो सब सिलेबस में है, बस ये रिजल्ट सिलेबस में नहीं है। और वैसे भी डिफ्रैक्शन चैप्टर जेईई एडवांस के सिलेबस में नहीं है, पहले बता दें आपको, ये मेंस का सिलेबस है सर। एडवांस में इस वेव ऑप्टिक्स में सिर्फ इंटरफेरेंस है, उसके अलावा कोई चैप्टर नहीं है, जो आप ऑलरेडी कर चुके हो, बट एडवांस के अलावा बाकी एग्जाम्स में है। अब ये आप पहला पॉइंट जस्टिफाई करके देखो, यहाँ पर जो स्टार्टिंग में लिखा था हम लोगों ने, स्टार्टिंग में इंटेंसिटी इज द फंक्शन ऑफ एंगल। तो वो फंक्शन डिराइव कर चुके हो आप कि इंटेंसिटी का एंगल थीटा के साथ किस तरीके का फंक्शन बन रहा है, वो फंक्शन डिराइव कर लिया आपने। अब इसको समझने की बात है, अब इसको समझो। सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, मतलब अगर हम वापस इस डायग्राम को बनाएं और सामने हम स्क्रीन दिखाएं यहाँ पर, और लेफ्ट साइड पर हमने ये सिंगल स्लिट दिखाई हुई है जिसकी विड्थ d है, और हम लोग कह रहे हैं कि इसके ऊपर हमने लाइट वेव डाली, लेफ्ट साइड से हमारी वेव आ रही है इसके ऊपर। तो अभी हम लोगों ने कहा था कि ये वेव सारी स्प्रेड कर जाएंगी जाकर के, उसी को डिफ्रैक्शन फिनोमेना कह रहे हो कि जितनी भी वेव आएंगी वो सब स्प्रेड करेंगी। तो जो वेव बिल्कुल स्ट्रेट डायरेक्शन में जाएगी, स्ट्रेट लाइन जो बनाओगे, ये स्ट्रेट लाइन बेसिकली थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पर है, स्ट्रेट लाइन थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। आप बताओगे रिजल्टेंट इंटेंसिटी किसके बराबर आएगा? आई मैक्स। थीटा, हाँ थीटा को 0 करिए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों 0 हो जाएंगे, लेकिन 0/0 फॉर्म की आप लिमिट जब निकालेंगे ना ट्रिग्नोमेट्री से, इसको समझना, थीटा 0 करेंगे तो न्यूमरेटर में भी 0 साइन थीटा 0 और डिनोमिनेटर में भी साइन थीटा 0, तो 0/0 फॉर्म होगा। आप एल हॉस्पिटल रूल से इसकी लिमिट निकालनी पड़ेगी आपको। हाँ वो लिमिट Yes, 1 sir. लिमिट 1 आ जाएगी, और आप जब फाइनल प्रूफ करेंगे तो इसका आंसर बनेगा मैक्सिमम इंटेंसिटी, यानी सेंटर पर मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी। अब आपसे मैं कुछ क्वेश्चंस बोले जा रहा हूँ, देखना। हम एक डायरेक्शन चूज कर रहे हैं, एक डायरेक्शन चूज करिए जहां पर साइन ऑफ थीटा की वैल्यू लैम्डा डिवाइडेड बाय स्मॉल डी है, साइन थीटा की वैल्यू लैम्डा बाय स्मॉल डी। उस एक्सप्रेशन में जरा पुट करके बताओ क्या इंटेंसिटी आएगी यहाँ पर। न्यूमरेटर को देखो, न्यूमरेटर में रखना आप, न्यूमरेटर में साइन थीटा को लैम्डा अपॉन स्मॉल डी रखिए, न्यूमरेटर में साइन थीटा की जगह लैम्डा बाय स्मॉल डी, क्या बन जाएगा देखो आप यहाँ पर, साइन थीटा को सर वो भी 1 आ जाएगी सर। ध्यान से देखो भैया, 0 लैम्डा अपॉन स्मॉल डी करोगे तो यहाँ साइन पाई आएगा, साइन स्क्वायर हो जाएगा ना सर वो तो। अबे तो साइन पाई तो 0 होता ये है। सर, ये सर, ये सर। तो यहाँ पर इंटेंसिटी 0 है, यानी कि डार्क पॉइंट आएगा, और इसको कहा जाता है कि ये फर्स्ट मिनिमा है, पहला मिनिमा। इसके बाद अगर मैं और डायरेक्शंस लूं, अगर मैं और डायरेक्शन दिखाऊं आपको, मैं कुछ कुछ वैल्यू दिखा रहा हूं आपको, एक और डायरेक्शन चूज कर रहे हैं
जहां पर साइन ऑफ थीटा की वैल्यू 2 टाइम्स लैम्डा बाई डी है। चेक करो क्या इंटेंसिटी आएगी। वापस न्यूमरेटर में रखिए, डिनोमिनेटर में नहीं। न्यूमरेटर में आप साइन थीटा की वैल्यू 2 लैम्डा बाई डी रख के देखो क्या आता है। साइन 2 पाई आएगा, फिर 0। ये कहलाएगा आपका सेकंड मिनिमम। और ऐसे ही आप एक सीरीज बना, अच्छा ये फर्स्ट मिनिमम ऊपर भी होगा और फर्स्ट मिनिमम नीचे भी होगा एक्चुअल में। देखिए यहाँ पर भी होगा। आप अगर साइन थीटा नीचे की तरफ जाओगे तो हालांकि ये नेगेटिव होगा, नीचे की तरफ थीटा नेगेटिव होगा, तो साइन थीटा को आप रखेंगे माइनस लैम्डा बाई डी। लेकिन फर्क इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि न्यूमरेटर में स्क्वायर बन रहा है। तो यहाँ पर भी आपको इंटेंसिटी 0 मिलेगी। साइन थीटा माइनस लैम्डा बाई डी पर भी 0 इंटेंसिटी। इसको भी हम फर्स्ट मिनिमम डिफाइन करेंगे। यानी फर्स्ट मिनिमम ऊपर की तरफ भी है, नीचे की तरफ भी है, सेकंड मिनिमम ऊपर भी है, सेकंड मिनिमम नीचे भी है। और यहां से आप एक जनरलाइज फॉर्मूला बोल सकते हो कि फॉर nth मिनिमम, आप एक जनरलाइज फॉर्मूला कह सकते हो कि फॉर द nth मिनिमम साइन थीटा शुड बी इक्वल टू, अब आप बताएंगे क्या होगा। मैंने फर्स्ट मिनिमम का दिखाया, सेकंड मिनिमम का दिखाया, और इसी पैटर्न को अगर आगे फॉलो करेंगे तो थर्ड मिनिमम, फोर्थ मिनिमम, हाँ, प्लस माइनस n लैम्डा डिवाइडेड बाय डी। प्लस साइन का मतलब सेंटर के ऊपर की तरफ का एंगल है, और माइनस साइन का मतलब सेंटर के नीचे। पॉजिटिव थीटा सेंटर के ऊपर है और नेगेटिव थीटा सेंटर के नीचे। तो ये आप इन जनरल कह सकते हो कि nth मिनिमम की जो वैल्यू है वो साइन थीटा इक्वल्स टू प्लस माइनस n लैम्डा बाई डी है। और मजे की बात ये है कि न्यूमेरिकल सिर्फ इसी फॉर्मूले पर आते हैं। फाइंड द पोजीशन ऑफ 9th मिनिमम, फाइंड द पोजीशन ऑफ 5th मिनिमम। मतलब खत्म हो गया चैप्टर टॉपिक सर? नहीं, थोड़ा बचा है, थोड़ा सा अभी। मैं देखो इस डेरिवेशन को ना हम लोग गोलमाल करके ना, अगर हम चाहते तो गोलमाल करके 5 मिनट में ड्राइव कर देते हैं आपको, मतलब ब्लफ करके, आपको ब्लफ करके ये 5 मिनट में ड्राइव हो जाता है, आपको पता भी नहीं चलता। आप तो खाली रिजल्ट्स में इंटरेस्टेड रहते हो। आप तो भाई रिजल्ट सुनोगे, किसी किताब में मैच करोगे, आप कह दोगे कि हाँ यार यही तो बताया हमको। लेकिन उसको मैं क्या करूंगा, गोलमाल वाला कंसेप्ट लगाऊंगा, फिर दाएं बाएं जुगाड़ करके ले आऊंगा आंसर। सर ये सारी जो हम लोग ने निकाली है थीटा, सर ये तो एक पर्टिकुलर पॉइंट से निकाली है सर। सर तो ये पॉइंट जो बीच में आ रहा है इन सबका कन्वर्जिंग पॉइंट, सर ये क्या है सर? देखिए बीच में नहीं निकाला है, आप इस स्टेटमेंट को समझो। एक्चुअली क्या होता है कि ये जो वेव इंटरफेयर होती हैं तो इनके पाथ डिफरेंस की कैलकुलेशन से ये मालूम चलता है कि आप पॉइंट पी पर सारी वेव को लगभग पैरेलल मान सकते हो। देखिए रियल डायग्राम ये है, आपका लेफ्ट साइड डायग्राम रियल है, लेकिन जब हमने पाथ डिफरेंस को प्रॉपर तरीके से कैलकुलेट किया था पाइथागोरस थ्योरम वगैरह लगा करके, याद करना है, वाईडीएसी में याद करिएगा, तो जो पाथ डिफरेंस कैलकुलेट होकर के आया था प्रॉपर मेथड से, कोसाइन रूल लगा करके आया था। याद आ रहा है आपको लेक्चर वो जहां पर पाथ डिफरेंस? यस सर। लेकिन हाँ, तो वो पाथ डिफरेंस इस पैरेलल वाले एजम्पशन से मैच कर जाता है। इसका मतलब इंटरफेरेंस के पॉइंट पर उन वेव को लगभग पैरेलल डायरेक्शन मान सकते हो कि ये सब के सब थीटा एंगल की डायरेक्शन में चल रहे हैं। पॉइंट ऑफ कंफ्यूजन सिर्फ ये है कि रियल डायग्राम के अंदर आपको लगता है कि तीनों वेव एक दूसरे से कन्वर्ज हो रही हैं, जबकि एक्चुअल एक्सपेरिमेंट में क्या होता है कि ये तीनों वेव उस पॉइंट पी पर नियरली एक दूसरे के पैरेलल आ रही होती है, लगभग सेम डायरेक्शन में चल रही होती है। एंड रीजन क्या है, क्योंकि आप जो डायग्राम देख रहे हो ना वो तो स्क्रीन के ऊपर दिखाया जा रहा है, तो आपको बड़ा डायग्राम दिखा रहे हैं। ये जो डी देख रहे हो ना, डिस्टेंस डी, आपने पीछे शायद ध्यान नहीं दिया, आपने यहाँ पर ध्यान नहीं दिया। विड्थ डी इज ऑन द ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट। और एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, रेड कलर की लाइट का एक्सपेरिमेंट कर रहे हो आप, रेड कलर की लाइट का एक्सपेरिमेंट करोगे, जरा बताएंगे लैम्डा फॉर द रेड कलर कितना होता है लगभग? ये रेड कलर तो छोड़ दो आप, लैम्डा ऑफ एनी विजिबल लाइट, लैम्डा ऑफ एनी विजिबल लाइट अगर आप निकालते हो तो एक लगभग उसकी रेंज दी जाती है अराउंड 380 नैनोमीटर से 780 नैनोमीटर। इसका मतलब वो स्लिट के विड्थ नैनोमीटर के ऑर्डर में है। और एक नैनोमीटर की स्लिट के अंदर अगर आप S1 S2 के पॉइंट्स देखोगे तो क्या ये बहुत दूर दूर पॉइंट्स होंगे? ओके सर। समझ गए ना? तो ये डायग्राम होता है कि ये बहुत दूर दूर आपको दिखते, मतलब यहाँ बड़ा एंगल दिख रहा है आपको, S1 S2 के वेव के बीच में बड़ा एंगल दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में एंगल बड़ा होता नहीं है, क्योंकि S1 S2 S3 S4 इन सब के बीच नैनोमीटर का डिस्टेंस है। तो ये सारी वेव लगभग सेम डायरेक्शन में दिखती हैं, और इसी वजह से आप वाईडीएसी और डिफ्रैक्शन में इस कंसेप्ट को बार बार यूज कर रहे हो। अभी क्लियर हो गया आपको ये? यस सर।
ठीक है, तो ये आप जनरलाइज फॉर्मूला कह रहे थे कि nth मिनिमम के लिए साइन थीटा की वैल्यू प्लस माइनस n लैम्डा बाय स्मॉल डी है। एक कंफ्यूजन का पॉइंट है यहाँ पर, आप जरा रिकॉल करना, YDSE के एक्सपेरिमेंट में nth मैक्सिमम कहाँ पर आया था, कुछ याद है आपको? YDSE एक्सपेरिमेंट में याद करिए, पोजीशन ऑफ nth मैक्सिमम जब y निकालते थे तो उसकी क्या वैल्यू बनती थी? प्लस माइनस n लैम्डा, n d लैम्डा बाय d बनती थी। और कैपिटल D को जब नीचे लेके जाओगे तो y अपॉन कैपिटल D की वैल्यू बनती है n लैम्डा बाई d, और y अपॉन d बेसिकली tan थीटा होता था YDSE के एक्सपेरिमेंट में, या फिर sin थीटा होता था। मैं ये इसलिए आपको बता रहा हूँ कि YDSE में sin थीटा की वैल्यू जब n लैम्डा बाई d है तो वो मैक्सिमा की पोजीशन बताता है, और सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जब sin थीटा की वैल्यू n लैम्डा बाई d है तो वो मिनिमा की पोजीशन बताता है। एग्जाम टाइम पर स्टूडेंट्स में ये मिस्टेक होती है, दोनों में sin थीटा n लैम्डा बाई d है। YDSE में sin थीटा n लैम्डा बाई d होने पर मैक्सिमा वाला पॉइंट आता है, और सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट में sin थीटा की वैल्यू n लैम्डा बाई d के बराबर होने पर मिनिमा का पॉइंट आ रहा है। तो अभी तो आप चैप्टर्स को अलग अलग करके पढ़ रहे हो तो प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन जब एग्जाम्स में क्या होता है कि न्यूमेरिकल आया अगर सामने तो वहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये मैक्सिमा का पॉइंट है या मिनिमा का पॉइंट है। इसलिए मैं इसको थोड़ा सा आपको स्ट्रेस करके दिला रहा हूँ कि YDSE एक्सपेरिमेंट में और सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट में रिजल्ट्स को लेकर के थोड़ी सी कंफ्यूजन है। मतलब यहाँ पर कुल मिलाकर के ये है कि आपको ना थोड़ा सा ध्यान रखने वाला बात है, क्योंकि जेई मेंस इंटरफेरेंस से ज्यादा डिफ्रैक्शन पूछता है, पता नहीं क्या उसको प्रॉब्लम है। सर सर ये अभी आपने जो बताया सर nth मिनिमा और nth मैक्सिमा, सर तो मिनिमा वहां पे आता है सर जहाँ पे डिस्ट्रक्टिव होता है, और दूसरे टाइम पे मैक्सिमा वहां पे आता है जहाँ पे कंस्ट्रक्टिव होता है। सर तो नॉर्मल YDSE में अगर एक ही साथ डिफ्रैक्शन और YDSE दोनों मतलब साथ में हो रहे इंटरफेरेंस सर, तो फिर जहाँ पे मैक्सिमा आएगा वहीं पे मिनिमा आ जाएगा, तो फिर इंटेंसिटी 0 हो जाएगी। नहीं बच्चा, ऐसा नहीं होगा, मैं आपको बता रहा हूँ क्या होगा, देखो समझा रहा हूँ क्या होगा, एक मिनट वेट करो, एक पॉइंट सुनो, अच्छा बताते हैं क्या होगा। देखिए इसमें एक और पॉइंट है, जो फर्स्ट मिनिमा और सेकंड मिनिमा है उनके बीचों बीच, फर्स्ट मिनिमा और सेकंड मिनिमा के बिल्कुल बीचों बीच में, देखिए जो थीटा इक्वल टू 0 आपने बोला है, इसको हम कहते हैं सेंट्रल मैक्सिमा। थीटा इक्वल टू 0 आप नाम दे दीजिएगा, सेंट्रल मैक्सिमा का पॉइंट है ये। और फर्स्ट मिनिमा और सेकंड मिनिमा के बीच, मिनिमा का मतलब क्या है, 0 इंटेंसिटी फिर 0 इंटेंसिटी, तो मैथ के हिसाब से चलो ना यार, एक फंक्शन 0 से स्टार्ट होकर के दोबारा 0 पे हो गया है तो किस टाइप का फंक्शन का ग्राफ रहा होगा आप सोच सकते हो। अगर कोई भी फंक्शन, और वो फंक्शन नेगेटिव होगा नहीं, नेगेटिव इसलिए नहीं होगा क्योंकि ऊपर भी स्क्वायर है नीचे भी स्क्वायर है, तो नेगेटिव तो होगा नहीं। तो एक पॉजिटिव फंक्शन है जो कि 0 से स्टार्ट हो रहा है और कुछ दूर जा करके फिर 0 हो गया, तो कैसा ग्राफ मिलेगा आपको, इमेजिन करो आप। पहले वो इंक्रीज होगा फिर वो डिक्रीज होगा, तो अगर वो पहले इंक्रीज होगा और फिर डिक्रीज होगा तो इन दो के बीच में एक और मैक्सिमा आएगा, यानी एक बार फिर आपको मैक्सिमम पॉइंट मिलेगा, उसको आप बोलोगे फर्स्ट मैक्सिमा। लेकिन ये लोकल मैक्सिमा होगा और सेंट्रल मैक्सिमा ग्लोबल मैक्सिमा होगा। क्यों, बता रहा हूं आपको। ये जो बीचों बीच वाला पॉइंट है, 0 से 0 वाला है, ये बीचों बीच का पॉइंट है, स्क्वायर फंक्शन है, सिमेट्रिक फंक्शन है ये, तो फर्स्ट मैक्सिमा बिल्कुल बीचों बीच आएगा। यानी फर्स्ट मैक्सिमा के लिए अगर आप पॉइंट सर्च करना चाहते हो कि फर्स्ट मैक्सिमा साइन थीटा के कौन से वैल्यू पर आएगा, तो वो बता रहा हूं आपको। फर्स्ट मैक्सिमा आपको मिलेगा, अब लिखने की जगह नहीं है मेरे पास तो मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, साइन थीटा वहां पर होना चाहिए फर्स्ट मिनिमा और सेकंड मिनिमा के अर्थमेटिक मीन पर। फर्स्ट मिनिमा है साइन थीटा लैम्डा अपॉन स्मॉल डी, सेकंड मिनिमा है साइन थीटा बराबर 2 लैम्डा अपॉन स्मॉल डी, इन दोनों का एवरेज यानी कि 1.5 लैम्डा बाय स्मॉल डी। अब आप इस इंटेंसिटी वाले एक्सप्रेशन के न्यूमरेटर पार्ट में साइन ऑफ थीटा को रिप्लेस करो और लिखो वहां पर 1.5 लैम्डा बाई डी, और डिनोमिनेटर वाले पार्ट में भी साइन थीटा को रिप्लेस करो और लिखो 1.5 लैम्डा बाई डी, और देखो जरा कि क्या बनता है, रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या बनती है। थोड़ा सा कैलकुलेटर यूज करो, आप कैलकुलेटर यूज करिए और बताइए, स्क्वायर करना पड़ेगा आपको। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि जो फर्स्ट मैक्सिमा का पॉइंट है उसमें हमारा रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो बनेगा, आई रिजल्टेंट इज इक्वल टू आई मैक्सिमम, न्यूमरेटर पार्ट में हमारे पास आएगा साइन स्क्वायर ऑफ, जब न्यूमरेटर के साइन थीटा को आप रिप्लेस करोगे 1.5 लैम्डा बाई डी से,
तो न्यूमरेटर पोर्शन हो जाएगा साइन स्क्वायर 3π/2 जो कि 1 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर पोर्शन जो होगा वो 3π/2 का स्क्वायर बनेगा। तो न्यूमरेटर की वैल्यू तो 1 हो जाएगी, साइन स्क्वायर 3π/2 हो गया 1, लेकिन डिनोमिनेटर में जो 3π/2 का स्क्वायर है, और पाई स्क्वायर को लगभग 10 मान सकते हो आप, पाई स्क्वायर को लगभग 10 मान लीजिए, क्या बनेगा रिजल्टेंट इंटेंसिटी, मतलब मैक्सिमम के कितने फ्रैक्शन पे जाएगी वो? सर 22.5 आ रहा है। 22 ना 0.5 ना, गलत कर रहे हो। डिनोमिनेटर में 3π/2 का स्क्वायर है, मतलब 9, 4 और पाई स्क्वायर 10, 4/90 आएगा एक्चुअली। यस सर। यस सर, यस। तो 4/90 कितना हुआ अगर आप देखो, 4/90 यानी 0.0444 0.04, आप समझो ये बात मैक्सिमम इंटेंसिटी का। यानी क्या होता है, फर्स्ट मैक्सिमम पर जो इंटेंसिटी है वो सेंटर मैक्सिमम की सिर्फ 4% है, ओनली 4% इंटेंसिटी सेंटर वाले मैक्सिमा से, क्योंकि सेंट्रल मैक्सिमा पर तो आप आई मैक्स दिखाई रहे हो, लेकिन फर्स्ट मैक्सिमा जिस पॉइंट पर बन रहा है वहां पर इंटेंसिटी ओनली 0.04। और यही वजह है कि जो ये एक्चुअल इमेजेस आपको दिखाई जाती हैं डिफ्रैक्शन की रियल इमेजेस, क्योंकि लैब में तो है नहीं हम, अदरवाइज लैब में भी देखते हैं आप, सेंटर वाला पॉइंट जो देख रहे हो आप, ये वाला सेंटर पर अगर आप देखोगे तो काफी बड़ा ब्राइट स्पॉट दिखता है हमें, क्योंकि सेंटर पर सबसे ज्यादा लाइट होती है और धीरे धीरे लाइट कम होने लगती है। और ये वही बात हुई है साउंड वाले एग्जाम्पल में कि सबसे ज्यादा साउंड की इंटेंसिटी आपको यहाँ मिलेगी। उसके बाद बीच में एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां साइलेंस होगा, आगे थोड़ा बहुत साउंड फिर मिलेगा, फिर साइलेंस होगा, फिर आगे थोड़ा बहुत पॉइंट मिलेगा, साउंड साइलेंस, इसका पैटर्न बनता है पूरा। ये सेकंड डायग्राम जो वर्टिकल डायग्राम पे रखा गया है, आप देख सकते हो सेंटर पर काफी बड़ा सा एक स्पॉट बन रहा है, ये सेंट्रल मैक्सिमा वाला पॉइंट होता है, और उसके आगे भी मैक्सिमा बनते हैं लेकिन बहुत छोटे छोटे बनते हैं। तो ये उसका मैथमेटिकल प्रूफ है कि डिफ्रैक्शन में सेंट्रल मैक्सिमा सबसे ज्यादा ब्राइट होगा, उसके बाद थोड़े बहुत मैक्सिमास मिलेंगे लेकिन वो धीरे धीरे कम होते चले जाएंगे, परसेंटेज कम होता जाएगा उनका। अगर मैं सेकंड मैक्सिमा दिखाऊंगा आपको शायद तो ये और भी कम होगा, बिकॉज सेकंड मैक्सिमा होगा साइन थीटा बराबर 1.5 λ/d की जगह 2.5 λ/d पर, और जब 2.5 होगा यहाँ पर तो डिनोमिनेटर में 3/2 की जगह 5/2 होगा, और 5/2 होने का मतलब 4 डिवाइडेड बाई 250 आएगा, 4 अपॉन अभी 4/90 है, अगली बार 4/250 आएगा। आई बात समझ में यहाँ पर आपको? यस सर। इसीलिए अगर आपको इंटेंसिटी और थीटा के बीच में ग्राफ ड्रॉ करने को दिया, जी बच्चा थैंक यू, इंटेंसिटी और थीटा के बीच में ग्राफ देखा जाए तो इसको ध्यान से देखना है, इंटेंसिटी और थीटा में किस तरीके का ग्राफ बनेगा वो आपको दिखाते हैं। वर्टिकल एक्सिस पर इंटेंसिटी प्लॉट कर रहे हैं थीटा एंगल के फॉर्म में, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर थीटा, तो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पर सबसे ज्यादा इंटेंसिटी है, मैक्सिमम इंटेंसिटी थीटा इक्वल टू 0 पर। फिर जैसे ही साइन थीटा की वैल्यू λ/d होगी, साइन थीटा बराबर λ/d, आपको 0 इंटेंसिटी मिली थी, फिर साइन थीटा बराबर 2 λ/d पर 0 इंटेंसिटी मिलेगी, और दोनों तरफ मिलेगी इधर भी, मतलब साइन थीटा बराबर -λ/d पर भी 0 इंटेंसिटी, साइन थीटा बराबर -2 λ/d पर भी 0 इंटेंसिटी उस फंक्शन से। तो ग्राफ कुछ ऐसा होगा, मैक्सिमम से आप डिप करके 0 की तरफ आओगे, 0 से फिर उठोगे लेकिन बहुत छोटी हाइट तक, और फिर 0 हो जाओगे, उसके बाद फिर उठोगे, फिर 0 हो जाओगे, फिर उठोगे, फिर 0 हो जाओगे। यानी ग्रेजुअली क्या होता जाएगा अगर आप ध्यान से देखोगे कि मैक्सिमास तो आएंगे लेकिन छोटे मैक्सिमास आएंगे, उसके बाद और छोटा मैक्सिमा आएगा, उसके बाद और छोटा मैक्सिमा आएगा, जिसको मैथ की लैंग्वेज में आप पढ़ते हो कि कुछ ऐसे भी फंक्शंस होते हैं जहां पर एक ग्लोबल मैक्सिमा होता है और कुछ लोकल मैक्सिमास होते हैं। पढ़ते हो मैथ में ये चीज, फंक्शंस का ग्लोब। तो ये पैटर्न है, ये सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट का इंटेंसिटी ग्राफ है। रिकॉल करना, YDAC का ग्राफ ऐसा नहीं था, YDAC के ग्राफ को मैं वर्बली बताता हूँ क्या था। YDAC में जहां जहां मैक्सिमा आए थे वो सब सेम हाइट तक जाते थे, YDAC में एक सिमेट्रिकल ग्राफ था, ये अगला वाला मैक्सिमा भी इतनी हाइट तक आएगा, अगला वाला मैक्सिमा भी सेम हाइट तक आएगा। यार ये तो बिल्कुल पत्थर फेंकने जैसा हुआ पानी में। हाँ वैसा ही हुआ, जैसे पत्थर निकलता है तो उसकी हाइट बार बार कम होती जाती है।
बट वो फिनोमेना अलग है, ये फिनोमेना अलग है। डिफ्रैक्शन बहुत खतरनाक फिनोमेना है भाई, मैं फिर बोल रहा हूँ आपसे, ये बहुत ही टफ फिनोमेना में आता है। एक तो इसका मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन इतना टफ है, ऊपर से लैब में हमने देखा नहीं है। आई मीन आप सोचो, आप एक अनसीन चीज को पढ़ रहे हो जो कभी देखा ही नहीं हमने आज तक। तो जो चीज सर देखी देखा नहीं, है। डिफ्रैक्शन देखा आपने यस सर, लैब मतलब स्कूल में दिखाया था कि या वीडियो में देखा है आपने? स्कूल में। बड़ा बढ़िया स्कूल है भाई, सैल्यूट करो उस स्कूल को जिसने ये सब एक्सपेरिमेंट दिखा दिया आपको। तो क्या आपको ये ऐसा ही पैटर्न दिखा था जो इमेज दिखाई जा रही है? यस सर, लेजर से हुआ था। हाँ, लेजर से ही होगा, मोनोक्रोमेटिक वेव वहीं पे मिलेगी आपको। बल्ब में तो कई सारी वेव होती हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, फिर तो आप समझ सकते हो कि क्या हो रहा है यहाँ पर। जिन्होंने नहीं देखा उनके लिए प्रॉब्लम है। ये इस तरीके से चल रहा है ये। आप पूछ लो जो पूछना है अभी। सर इस फॉर्मूले में जब n को 0 रखेंगे तो साइन थीटा तो 0 आ जाएगा, तो वहां पे तो कंडीशन मिनिमम की होनी चाहिए थी, लेकिन हम लोग को 0 पे तो आई मैक्सिमम मिल रहा है। लेकिन साइन थीटा 0 पे क्या होना चाहिए? सर जो कंडीशन है ना n लैम्डा बाई डी वाली, सर वहाँ पे अगर n नहीं को हम नहीं, लोग तो 0 नहीं पुट नहीं, करेंगे। बात तो सुनो, तो आपको भी कंप्लीट तो करने दो। यहाँ जो n है वो 0 को इंक्लूड नहीं करना है। n सिर्फ 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 0 इंक्लूडेड नहीं है इसमें। n कैन नॉट बी 0, ये तो इस कंडीशन लगाएंगे आप इसमें, क्योंकि वो तो पहले ही डिस्कस हो चुका है कि थीटा 0 पर मैक्सिमम इंटेंसिटी है। अच्छा, एंड सर एक चीज और, अगर सर हम लोग जैसे जो स्लिट का जो वो है विड्थ, अगर उसको बहुत कम रखें, मतलब जैसे वेवलेंथ के नैनोमीटर्स में, और अगर हम लोग कोई हाई बीम लेजर डालें, तो हाई बीम लेजर अगर पैरेलल ट्रेवल करेगी तो उसको सर इतना शायद टाइम ही ना मिले कि वो डिफ्रैक्ट हो भी पाए, वो उसके बिल्कुल पैरेलल चलती जाए, तो हम लोग को ऑब्जर्व ही नहीं होगा कि हम लोग को अलग अलग इंटेंसिटीज कोने में मिल भी रही है, तो वो एक ही जगह पे मैक्सिमम इंटेंसिटी दे दे। मतलब ये होगा ना, फिर तो आप जो कह रहे हो वो ये होगा। देखिए, थोड़ा बहुत तो जाएगा, आप 0 नहीं कर पाओगे। ये हो सकता है कि मेजर पोर्शन आप सेंटर पे कंसंट्रेट कर दें, साइड में बहुत थोड़ा बहुत जाए, बट 0 नहीं कर पाओगे कभी भी। एक परफेक्ट 0 नहीं यस, आएगा। हाँ, जैसे कभी हम लोग लेजर में देखते हैं तो जब अगर बगल में खड़े होते हैं तो हम लोग को लेजर दिखाई नहीं देती, लेकिन जब उसके सामने आते हैं तो सिर्फ दिखाई देती है। हाँ हाँ, ये हो सकता है। ठीक है, पॉइंट देखो बच्चे, क्लियर हो गया आपका ये? यस यस सर। चलिए, लास्ट पॉइंट इसमें Yes, ये sir. बता दें कि जो फर्स्ट मिनिमा सेंटर के ऊपर है और फर्स्ट मिनिमा सेंटर के नीचे है ना, इन दोनों के बीच का जो एंगल है, ऊपर का फर्स्ट मिनिमा और नीचे के फर्स्ट मिनिमा के बीच का एंगल, ये पूरा एंगल कितना होगा? ये एंगल अगर आप बात करेंगे टोटल, फर्स्ट मिनिमा ऊपर की तरफ और सेकंड मिनिमा नीचे की तरफ, ये जो पूरा एंगल बनेगा इन दोनों के बीच में एंगल, तो एंगल ये है साइन थीटा लैम्डा बाई डी है। मतलब थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स लैम्डा बाई डी ऊपर और थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स लैम्डा बाई डी नीचे, और दोनों के बीच का टोटल एंगल है। नहीं, साइन इनवर्स बोलोगे आप, साइन इनवर्स के साथ, मतलब 2 टाइम्स ऑफ साइन इनवर्स लैम्डा बाई डी, ये पूरा एंगल है बिटवीन द टू फर्स्ट मिनिमाज, और इसको कहते हैं एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। इसके भी क्वेश्चंस आते हैं, व्हाट इज द एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। तो एक ये पॉइंट भी आप ध्यान रखना, और इसके क्वेश्चन बोर्ड में भी आते हैं और जेई में भी आते हैं। 2 क्वेश्चंस पूछते हैं, एक ये कि nth मिनिमम कहाँ पर है, वो इस फॉर्मूले से हो जाएगा, न्यूमेरिकल करोगे आप, HCV लगाओगे आपको समझ में आ जाएगा। nth मिनिमम कहाँ पर होगा, वो यहाँ पर है। और दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं कि व्हाट इज द एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। एंड देन ये भी पूछते हैं कभी कभी कि व्हाट इज द एंगुलर विड्थ ऑफ फर्स्ट मैक्सिमा। फर्स्ट मैक्सिमा की एंगुलर विड्थ क्या है? तो फर्स्ट मैक्सिमा बोलते किसको है, देख लो पहले। फर्स्ट मैक्सिमा आप इसको कहोगे, फर्स्ट मिनिमा और सेकंड मिनिमा के बीच के पोर्शन को। तो फर्स्ट मिनिमा और सेकंड मिनिमा के बीच क्या एंगल बन रहा है वो देख लो आप, एंगल बिटवीन द फर्स्ट मिनिमा एंड द सेकंड मिनिमा। फर्स्ट मिनिमा सेकंड मिनिमा, इनके बीच का एंगल, तो ये वाला एंगल चाहिए आपको। ये साइन इनवर्स के फॉर्म में देखा जाए तो कितना बनेगा? तो फर्स्ट मिनिमा साइन इनवर्स लैम्डा अपॉन डी पर है और सेकंड मिनिमा साइन इनवर्स 2 लैम्डा अपॉन डी पर है। तो इनके बीच का जब एंगल निकालोगे तो ये एंगल हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 2 लैम्डा बाई डी
माइनस साइन इनवर्स ऑफ लैम्डा बाय डी। और कहीं कहीं पर ना अप्रोक्सीमेशन लगा करके स्मॉल एंगल मान करके इसको 2 लैम्डा बाय डी भी कह देते हैं, और इसको कहीं कहीं पर अप्रोक्सीमेशन मान करके सिर्फ लैम्डा बाय डी भी कह देते हैं। मतलब सेंट्रल मैक्सिमा की एंगुलर विड्थ ज्यादा है, और यही वजह है कि जो रियल इमेजेस बनती हैं उसमें अगर आप ध्यान दो तो लेंथ किसकी ज्यादा है। अगर आप इस फिगर को भी ध्यान दोगे ना तो जो सेंटर वाला ब्राइट स्पॉट है इसकी लेंथ ज्यादा होती है, और अगले ब्राइट स्पॉट की लेंथ कम होती है, उसके अगले ब्राइट स्पॉट की लेंथ और कम हो जाती है। इंटेंसिटी तो कम हो ही रही है, लेंथ भी कम होती है उनकी। लेंथ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा ज्यादा है, उसके बाद के फर्स्ट मैक्सिमा की लेंथ छोटी है, उसके बाद के फर्स्ट मैक्सिमा की लेंथ और छोटी है। तो लेंथ वाइज रिड्यूस कर रहे हैं, इंटेंसिटी वाइज भी रिड्यूस कर रहे हैं। और यहाँ से फाइनली आपसे ये पूछते हैं कि आप YDSE और डिफ्रैक्शन में डिफरेंसेस बताएं क्या क्या हैं। ये आपके स्कूल लेवल के लिए बता रहा हूँ आपको, कि डिफरेंसेस लिखने को आते हैं कि डिफ्रैक्शन में और YDSE में आपको क्या डिफरेंस समझ में आ रहा है, क्योंकि है तो अल्टीमेटली दोनों ही इंटरफेरेंस। तो इसमें पहला डिफरेंस ये है कि यहाँ पर इंटरफेरेंस तो है, लेकिन किनके वेव के बीच में इंटरफेरेंस है, तो इंटरफेरेंस बिटवीन वेव फ्रॉम स्लिट 1 टू द वेव ऑफ स्लिट 2। मतलब दो अलग अलग स्लिट्स की वेव आपस में इंटरफेयर कर रही है, पहला पॉइंट। डिफ्रैक्शन का पहला पॉइंट क्या लिखोगे, इंटरफेरेंस हो रहा है इसके बीच में भी, बट दिस इज द इंटरफेरेंस बिटवीन वेव्स कमिंग फ्रॉम सिंगल स्लिट। एक ही स्लिट की वेव आपस में इंटरफेयर कर रही है, उसमें दो स्लिट्स की वेव आपस में इंटरफेयर कर रही थी, इसमें सिंगल स्लिट की वेव। दूसरा, इसमें जितने भी मैक्सिमाज होते हैं आपके, ऑल मैक्सिमाज आर आइडेंटिकल। आप वो इमेज को ध्यान करना, मैंने बैंड करके दिखाए थे आपको, रेड और ब्लैक बैंड, आइडेंटिकल बैंड बनाए थे। यहाँ पर सेंट्रल मैक्सिमा सबसे ज्यादा ब्राइट है, सेंट्रल मैक्सिमा ब्राइटेस्ट कह सकते हो, एंड अदर मैक्सिमाज जो होंगे, जितने बाकी सब मैक्सिमाज हैं वो थोड़े से डिम होंगे, अदर मैक्सिमाज लेस ब्राइट। एक तो ये पॉइंट। तीसरा पॉइंट आप कह सकते हो कि ऑल मैक्सिमाज आर ऑफ सेम विड्थ, जिसको फ्रिंज विड्थ के नाम से पढ़ा था, उन सबकी लेंथ बराबर होगी। और थर्ड वाले में आप इसमें कहोगे कि सेंट्रल मैक्सिमा इज 2 times wider than other maximas। और ये 2 times wider यहां से आ रहा है यार, यहाँ से ये 2 लैम्डा बाई डी है और नीचे लैम्डा बाई डी है, इससे आ रहा है आपका 2 लैम्डा बाई डी और नीचे लैम्डा बाई डी। ठीक है, ये एक आध पॉइंट आपने स्कूल की किताब से देख लेना। अब पता नहीं कभी कभी कहते हैं राइट, कभी कभी क्वेश्चन पूछने वाले जबरदस्ती कहते हैं कि राइट 4 डिफरेंसेस, कुछ कहते हैं राइट 5 डिफरेंसेस, पता नहीं कुछ समझना है तो एक में 2 स्लिट यूज होती है, एक में 1 स्लिट। मतलब यही मैं कह रहा हूँ कि ये भी कर सकते हो कि, और स्कूल बोर्ड के क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं यार, जानते हो, उसमें वो कंसेप्चुअल नहीं होते हैं, वो रटने वाले होते हैं। हालांकि ये जो पॉइंट आपने लिखे हैं तो सब समझा, तो मैंने सारा कुछ दिया है, बट वहाँ ये गिन के पूछते हैं कि 4 लिखो 5 लिखो। अरे डिफरेंस पूछ रहे हो, मैं 2 बता रहा हूँ, बस बहुत है। सबसे बड़ा डिफरेंस पॉइंट नंबर 1 पे बता दिया, इससे ज्यादा क्या चाहिए आपको। तो हाँ, ये भी आइडिया अच्छा है इनका कि भाई अगर ना समझ में आए तो कभी कभी क्या होता है, लोग पहले पॉइंट को चौथे पे भी लिख देते हैं। 4 लिखने हैं ना, तो पहला दूसरा तीसरा चौथे पर फिर पहला पॉइंट आ गया। सर थर्ड को स्प्लिट कर सकते हैं सर, उसमें डिफ्रैक्शन में लिख देंगे सारे सेम लेंथ के नहीं होते सर, फिर फोर्थ पॉइंट में लिख देंगे फर्स्ट सेकंड सेम होता है, इसमें सर फर्स्ट सेकंड में ये डिफरेंस मतलब वो आप लोग की स्मार्टनेस है, मुझे पता है। आंसर तो आप बढ़ा सकते हो, 150 वर्ड्स में लिखना हो चाहे 250 वर्ड्स में लिखना हो, वो हम पता है, हम लोगों ने किया है। तो खूब कितने पेज का आंसर चाहिए बस ये बता दो। और यही ब्यूटी है साइंस स्टूडेंट्स की, साइंस के स्टूडेंट्स को बस ये मालूम चल जाए कि आंसर क्या देना है, इतना मालूम चल जाए कि आंसर है क्या, तो वो कैसे आएगा वो तो उनको पता है। 2 पेज में लाना है कि 3 पेज में लाना है, सब ला देंगे वो, है ना। जैसे आपको प्रूव करने वाले क्वेश्चंस होते हैं, हेंस प्रूव्ड वाले, तो प्रूविंग पता है क्या करनी है। ऊपर के स्टेप तो आप मैनेज करते ही हो, एक आध सही स्टेप, बीच में सब उल्टा सीधा चल रहा है, फिर 2-4 सही स्टेप, खत्म। अकॉर्डिंग टू मार्क्स। हाँ हाँ, कितने नंबर का क्वेश्चन है उस हिसाब से लिखेंगे भाई।
स्टेप मार ये सब चलता जुगाड़ है। ओके जी, चलो ये हो गया। लास्ट पॉइंट पे एक आ जाओ, बस फाइनल पॉइंट एक और है कि जो डिफ्रैक्शन का फिनोमेना आपने लिया है ना, बताना। एक बार बताओ, इसमें एक और चीज पूछते हैं, व्हाट इफ लैम्डा इज वेरी वेरी लेस देन डी? हाँ, कनक सही कह रहा है, कनक कह रहा है कि सबसे बड़ा डिफरेंस उनके नाम का है। हाँ, ये भी पॉइंट सही है कि दे आर डिफरेंट बाय देयर नेम, ये भी लिख सकते हो। सर एक बार टीचर ने पूछा था डिफरेंस, किसी ने क्लास में बोल दिया था स्पेलिंग। अगले दिन वो क्लास में बैठा था कि नहीं? हाँ सर, वो समय बैठा था, चलो टीचर ने कुछ नहीं कहा। हाँ, चलो ये बताओ बच्चा, लैम्डा लैम्डा लेस देन वेरी वेरी डी का क्या मतलब होगा? क्योंकि देखो, मैं एक एक लाइन की इंपॉर्टेंस बताऊंगा आपको, और मैं इसलिए इतना स्ट्रेस दे रहा हूँ क्योंकि मैं तो परफेक्शन चाहता हूँ यार डिफ्रैक्शन चैप्टर में भी। मेंस का टॉपिक है तो मैं तो चाहूंगा 25 आउट ऑफ 25 आप करके आओ। स्टूडेंट्स करते भी हैं, रिकॉर्ड बनाते हैं, 100% स्कोर लाते हैं जेई मेन में। तो जो स्टूडेंट 100% स्कोर जेई मेन में ला रहा है, इसका मतलब उसका एक एक कंसेप्ट क्लियर है। किस्मत के भरोसे तो नहीं आ सकता 100% स्कोर। जिन लोगों का सब्जेक्ट में 100% आ जाता है या 100% स्कोर आता है, उन्होंने बहुत थॉरो स्टडी करी होगी। और हम और आप क्या करते हैं ना, अपनी लाइकिंग के हिसाब से चलते हैं। कोई चैप्टर अच्छा लग रहा है तो उसको बहुत पढ़ लिया, और कोई चैप्टर बोरिंग है तो छोड़ दो, इसको मन ही नहीं करता। अपनी अपनी पसंद नापसंद के हिसाब से आप डिसीजन लेते हो, एग्जाम के हिसाब से नहीं। भाई मुझे मैकेनिक्स अच्छी लगती है तो हम दिन भर मैकेनिक्स पढ़ेंगे, मुझे ऑप्टिक्स नहीं अच्छी लगती है तो नहीं पढ़ेंगे। नहीं, ऐसे थोड़ी प्रिपरेशन हो पाएगी। ऐसे आप कभी भी 50-60% से ज्यादा का स्कोर ला ही नहीं पाओगे, आप जितना मर्जी सर पटक लो अपना। आप दिन रात पढ़ लो, नहीं आएगा आपको। अगर जेई मेंस में रियल में कुछ अच्छा स्कोर करना और रिकॉर्ड चाहते हो 100% का, तो एक एक चैप्टर पर एक एक लाइन पर ध्यान दीजिए। ये कह के छोड़ देना कि यार ये टॉपिक बेकार है, अच्छा केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ मान लो हटा दिया गया अब तो फिलहाल, बच्चे पढ़ते ही नहीं है। 2 क्वेश्चन उसका आ रहा है। इंटरफेरेंस क्या है? हर बच्चा ये मान के चलता है कि ये तो एडवांस में तो है नहीं, मतलब वो अपने आप को यही मान के चल रहा है कि वो एडवांस ही देगा जा करके। मान के चलते हो आप, मेंस वेंस की तो औकात कुछ है ही नहीं। तो लेकिन जिनकी मेंस में रैंक अच्छी आती है तो उनके मन में ये भी रहता है कि अब मेंस अच्छी आई तो एडवांस में अच्छी रहेंगे, तो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। हाँ बिल्कुल बढ़ता है, लेकिन कई लोग प्रिपरेशन करते वक्त ना ये ओवर कॉन्फिडेंस में हो जाते हैं कि यार ये मेंस का सिलेबस, इसको स्किप कर देते हैं, हम तो एडवांस के लिए बने हैं, पैदा ही एडवांस के लिए हुए हैं। आईआईटी कानपुर, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास से नीचे बात ही नहीं होगी हमारी। और जिस दिन एग्जाम होता है उस दिन सारी रियलिटी समझ में आ जाती है। तब वही बच्चा एग्जाम के बाद पूछता है कि सर वीआईटी का फॉर्म भर दें। मतलब रियलिटी को आप एक्सेप्ट कर लो ना, क्यों वर्चुअल लाइफ में जी रहे हो? रियलिटी ये है बच्चा कि आपको एक एक चैप्टर की एक एक लाइन पढ़नी पड़ेगी। हमको, मेरे लिए बड़ा आसान था डिफ्रैक्शन चैप्टर को 15 से 20 मिनट में खत्म कर देना, बहुत आसान था मेरे लिए। बट मैं अपने काम के लिए बिल्कुल ऑनेस्ट हूँ कि भाई मैं तो यही मान के पढ़ाऊंगा कि मेरा स्टूडेंट अगर डिफ्रैक्शन चैप्टर को भी दे रहा है तो इसका भी क्वेश्चन करेगा वो। और आप मेरी बात को ट्रस्ट करने के लिए काम करिएगा, प्रीवियस ईयर जेई मेन के पेपर उठाइए, आपको डिफ्रैक्शन के क्वेश्चन में भी पसीने आ जाएंगे, वो भी नहीं होंगे। इंटरफेरेंस तो फिर भी दूर की बात है। ट्राई करके देखना पैकेज में पिछले क्वेश्चन, पिछले लास्ट ईयर के क्वेश्चन, और 2016 तो जरूर करना। इसलिए बोल रहा हूँ बच्चा कि इसको ये मत समझना कि यार ये थोड़ा सा बेकार चैप्टर है, बट पढ़ना पड़ेगा आपको, ऑप्शन नहीं है आपके पास चॉइस का ऑप्शन नहीं है। मैं एक पॉइंट यहाँ पर ये कह रहा था, यहाँ पर अगर आप ध्यान दे तो यहाँ पर एक लाइन लिखी थी, व्हेन लाइट पासेस थ्रू अ सिंगल स्लिट हुज विड्थ d इज ऑन द ऑर्डर ऑफ लैम्डा। क्या मतलब हुआ इसका, समझे आप? कि जो d और लैम्डा है, क्या उसमें कोई बहुत ज्यादा बड़ा है या कोई बहुत ज्यादा छोटा है? क्या लिखा हुआ है? कंपेरेबल है। नियरली सर कंपेरेबल है। कंपेरेबल है। अब तो ये कंडीशन है डिफ्रैक्शन की। और अब हम क्या कह रहे हैं, यहाँ पर मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ कि अगर लैम्डा डी से बहुत छोटा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, रिजल्ट क्या बनेगा भाई? ये तो कंपेरेबल तो हुए नहीं, एक बहुत बड़ा एक बहुत छोटा। तो ये बताइए, जो पीछे आपने ये पढ़ा हुआ है, डायग्राम को देखो,
फर्स्ट मिनिमम आपको कहां पर मिल रहा है? फर्स्ट मिनिमम कहां पर मिल रहा था? साइन थीटा बराबर लैम्डा बाई डी पर। अगर लैम्डा बहुत ज्यादा छोटा हो जाए डी से तो थीटा कितना आएगा? 0 डिग्री। थीटा जीरो डिग्री आएगा। मतलब क्या होगा? देखो मतलब क्या होगा आपको समझाते हैं। तो मतलब पूरा मैक्सिमम इंटेंसिटी बनता चला जाएगा। हाँ मतलब होगा क्या, सुनिए तो आपको समझा दे, डायग्राम के थ्रू समझा देंगे ना, क्योंकि इसके भी क्वेश्चंस हैं। मेरी इस बात को ध्यान रखना यार, चॉइस नहीं है आपके पास। और मैं बार बार कहता हूँ कि कई सारे लोग न्यूमेरिकल के पीछे पागल हैं कि बस मैं दुनिया भर के न्यूमेरिकल लगा लूँ, सर यहाँ से लगा दूँ, वहां से लगा दूँ, 50 किताबों से न्यूमेरिकल लगाने के पीछे पड़े हो आप, और वो सब एग्जाम में जाकर के फेल हो जाएंगे। जैसे आप HCV को सब लो स्टैंडर्ड समझते हो कि HCV तो क्लास 11th में लगा चुके हैं, फिर से थोड़ी लगाएंगे, बेइज्जती है मेरी। ग्राउंड रियलिटी पे आइए। देखिए यहाँ पर मैं क्या कह रहा हूँ कि जब ये कंडीशन हो जाएगी कि लैम्डा बहुत छोटा है, तो फर्स्ट देखो थीटा इक्वल टू 0 पर तो आपको मैक्सिमम मिल ही रहा है, आई मैक्सिमम तो मिल रहा है। फर्स्ट मिनिमम कहाँ पर मिल रहा है आपका? फर्स्ट मिनिमम याद करिए, फर्स्ट मिनिमम के लिए अभी पीछे हम लोगों ने ड्राइव किया है साइन थीटा की वैल्यू लैम्डा अपॉन डी। और अगर लैम्डा काफी छोटा है तो इसका मतलब थीटा की वैल्यू, थीटा ऑफ फर्स्ट मिनिमम का जो एंगल है वो टेंडिंग टू 0 है, मतलब सेंटर के काफी क्लोज है। यानी जो सेंटर पॉइंट है उसके बिल्कुल पास में, उसके बिल्कुल नजदीक में, बिल्कुल पास में ही आपको 0 इंटेंसिटी मिल जाएगी, और इधर भी उसके बिल्कुल पास में 0 इंटेंसिटी मिल जाएगी। और मैंने ये भी प्रूफ किया था, अभी पीछे आपको दिखाया था कि फर्स्ट मिनिमा और दोनों तरफ के फर्स्ट मिनिमा के बीच में 96% लाइट आती है। स्लिट्स की 96% लाइट दोनों तरफ के फर्स्ट मिनिमा के बीच में है, 4% लाइट डाइवर्ज होती है खाली। ये जो पीछे आपको प्रूफ करके दिखाया मैंने, डाइवर्जेंस होता है लेकिन सिर्फ 4% का। 96% लाइट एक तरीके से स्ट्रेट लाइन पे जा रही है, 96% लाइट ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन पे चलती है, 4% लाइट डाइवर्ज हो जाती है थीटा एंगल पर, और वो डाइवर्जेंस भी रिड्यूस हो गया अब। मतलब 96% लाइट लगभग लगभग स्ट्रेट लाइन में चल रही है। ये रे ऑप्टिक्स हो गया। यहां से डिफरेंस क्रिएट हो जाता है रे ऑप्टिक्स में और वेव ऑप्टिक्स में। ऑप्टिक्स की दो ब्रांचेस हैं, रे और वेव। जब आप रे ऑप्टिक्स पढ़ते हो तो बचपन से आपको एक लाइन पढ़ाया जाता है कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन द स्ट्रेट पाथ। कहा जाता है स्टेटमेंट कि नहीं कहा जाता है? यस सर। यस सर। तो यहाँ कहाँ हुआ? यस सर। लाइट ट्रेवल इन द स्ट्रेट पाथ कहाँ है? बताओ जरा मुझे, कहाँ स्ट्रेट पाथ पे चल रही है वो? अभी हम अपनी ही बात को कंट्राडिक्ट करने के, लाइट स्लिट पर आकर के बेंड कर जाएगी, तो स्ट्रेट कहाँ हुआ? ये सीधे जा करके आप मुड़ गए तो ये स्ट्रेट पाथ तो रहा नहीं, डाइवर्जेंस हो गया आप में। तो ये वेव ऑप्टिक्स कह रहा है। अब आप समझना, ऑप्टिक्स में भी लड़ाई है। वेव ऑप्टिक्स कहता है कि लाइट सीधे नहीं जाती है, और रे ऑप्टिक्स कहती है कि लाइट सीधे जाती है। अब सही कौन है इसमें से? वेव ऑप्टिक्स सही बोल रहा है या रे ऑप्टिक्स सही बोल रहा है? सर अपनी अपनी जगह दोनों ही ठीक है सर। राइट है, दोनों सही है अपनी अपनी जगह पर। अगर लैम्डा बहुत छोटा है तो हम रे ऑप्टिक्स फॉलो करते हैं, और लैम्डा और डी अगर बराबर हैं तब आप वेव ऑप्टिक्स फॉलो करते हैं। मतलब आप कह सकते हो कि व्हेन लैम्डा इज टू स्मॉल देन ऑब्स्टेकल्स इन पाथ ऑफ लाइट, इन पाथ ऑफ लाइट, अगर लैम्डा काफी छोटा है तो आप कहिएगा ये रे ऑप्टिक्स है, सीधे चली जाएगी लाइट। और अगर लैम्डा इज कंपेरेबल, कंपेयर कर सकते हो उसको, अगर आप कंपेरेबल विथ ऑब्स्टेकल्स जो रास्ते में उसके आएंगे, देन इट इज वेव ऑप्टिक्स। दैट मीन्स कोई क्लियर कट डेफिनेशन नहीं है यार कि रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स को डिफरेंशिएट कैसे किया जाए। एक कुछ कह रहा है, दूसरा कुछ और कह रहा है। लाइट के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, लाइट एक ऐसा सब्जेक्ट आप पढ़ते हो जहां पर प्रॉब्लम इतनी है, ये तो रे और वेव ऑप्टिक्स की कहानी चल रही है, आगे चल करके यही लाइट फोटोन बन जाता है, तीसरा नेचर। तो लाइट के तीन नेचर हैं, कहीं कहीं वेव, कहीं कहीं रे, और कहीं कहीं फोटोन।
और इसी बात को एक साइंटिस्ट हुआ करते हैं थे फ्रेस्नेल, तो उनके बेसिस पर एक पॉइंट डिफाइन किया गया, फ्रेस्नेल डिस्टेंस। क्या कहा गया वो सुनो अब आप। ये जितना कुछ पढ़ा रहा हूँ ना बच्चा, सब पेपर में आ चुका है और आएगा। मर्जी आपकी है, छोड़ना चाहते हो छोड़ दो, पढ़ना चाहते हो पढ़ लो, चॉइस आपकी है, हम इसमें कुछ नहीं कहेंगे। समझा दिया आपको कि मेंस का भी एग्जाम लोगों का खराब क्यों होता है, सेलेक्टिव स्टडी की वजह से, अपने हिसाब से सिलेबस चूज करने की वजह से उनका पेपर खराब होता है। वो ये मान के चलते हैं कि मेंस का टॉपिक है, अभी नहीं करेंगे, बाद में करेंगे, और बाद में समय मिलता नहीं है। बाद में आप इतने एंगेज हो जाते हो स्कूल एक्टिविटीज में कि मेंस के टॉपिक ना अभी हुए ना बाद में हुए, रह ही गए वो हमेशा के लिए। देखिए, वेव ऑप्टिक्स कह रहा है कि ये वेव स्प्रेड होगी, और स्प्रेड करके जो फर्स्ट मिनिमा आपका मिलेगा वेव ऑप्टिक्स के हिसाब से, फर्स्ट मिनिमा, और इधर भी फर्स्ट मिनिमा। मैं बार बार फर्स्ट मिनिमा पर इसलिए फोकस कर रहा हूँ क्योंकि 96% लाइट तो यहीं पर है, तो 4% दाएं बाएं जा रही है, जाने दो। 96% लाइट जो आप भेज रहे हो यहाँ से, जितनी भी लाइट आप भेज रहे हो वो 96% इन पॉइंट्स के बीच में रहे। ये एंगल हम लोगों ने अभी कैलकुलेट किया था, ये वाला एंगल जहां पर डाइवर्ज हो रही है वो, तो ये डाइवर्जेंस एंगल हो रहा था हमारा साइन थीटा बराबर लैम्डा डिवाइडेड बाय स्मॉल डी। तो इससे हम ये पता लगाएंगे कि इस लाइन के कितना ऊपर तक गई है वो, मतलब फर्स्ट मिनिमा इस लाइन से कितना ऊपर है, ये डिस्टेंस कितनी है। तो ये डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हो, थीटा को स्मॉल मान करके और साइन थीटा को कैपिटल टेन थीटा से रिप्लेस करके इन टर्म्स ऑफ कैपिटल डी निकाल सकते हो। तो अगर इस डिस्टेंस को कैलकुलेट करना हो, इसको फिलहाल कुछ जेड मान लेते हैं, तो साइन थीटा को आप टेन थीटा से रिप्लेस कर दो और टेन थीटा से रिप्लेस करके इसको जेड डिवाइडेड बाय डी कर सकते हो, जेड डिवाइडेड बाय डी, और यहां से आपको जेड की वैल्यू मिल जाएगी लैम्डा कैपिटल डी डिवाइडेड बाय स्मॉल डी। देखिए एक बात बताओ, अगर लाइट बिल्कुल सीधे जाती तो स्क्रीन पर कितना बड़ा स्पॉट बनता, आप बताओगे? अगर लाइट सीधे गई होती, कोई डाइवर्जेंस ना हुआ होता, सर जो स्लिट की विड्थ है सर छोटा ही रहता सर। हाँ, मतलब मैं इसको अगर यहाँ पर ऐसे शेडेड कर दूं, थोड़ा सा इसको शेडेड कर देते हैं, क्या सिर्फ यही पोर्शन नहीं था, सिर्फ इतना पोर्शन, अगर लाइट बिल्कुल सीधे गई यस होती सर। तो उससे कितना और फैल गए आप, स्क्रीन के किसी एक साइड पर कितना स्ट्रेच कर गए आप, किसी एक साइड पर, जेड। तो अगर ये जेड विड्थ ऑफ स्लिट डी से बड़ी है तो ये सिग्निफिकेंट स्प्रेड मानते हैं हम इसको। हम ये कहते हैं कि लाइट का स्प्रेडिंग सिग्निफिकेंट है, अगर स्लिट के विड्थ से ज्यादा वो स्प्रेड कर जाए तो सिग्निफिकेंट स्प्रेड है, मतलब डिफ्रैक्शन है। ये डिफ्रैक्शन मतलब वेव ऑप्टिक्स है। तो इफ जेड इज मोर देन डी, वी आर सेइंग दैट इट इज वेव ऑप्टिक्स, डिफ्रैक्शन की सिग्निफिकेंस है यहाँ पर। लेकिन अगर वो स्प्रेड लेस देन डी है तो इनसिग्निफिकेंट स्प्रेड मान करके कहते हैं कि दिस इज रे ऑप्टिक्स। मतलब कि फर्स्ट कंडीशन पे क्या कहोगे, अगर लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी इज मोर देन स्मॉल डी, या फिर एक काम ये भी कर सकते हो कि अगर स्मॉल डी की वैल्यू लेस है, स्मॉल डी इज लेस देन रूट ऑफ लैम्डा टाइम्स कैपिटल डी, यानी स्लिट की विड्थ अगर रूट लैम्डा डी से कम है तो ये वेव ऑप्टिक्स का फिनोमिना है, और स्लिट के विड्थ रूट लैम्डा डी से बड़ी है तो फिर ये रे ऑप्टिक्स फिनोमिना मान लिया जाएगा। स्लिट का साइज डिफाइन करेगा कि लाइट एज अ रे ट्रेवल करेगी या एज अ वेव ट्रेवल करेगी, क्योंकि जब कोई भी लाइट एज अ रे ट्रेवल करती है तो वो स्ट्रेट पाथ पे जाएगी, और अगर एज अ वेव ट्रेवल करेगी तो वो स्लिट से डाइवर्ज करेगी। बट डाइवर्जेंस की सिग्निफिकेंस देखनी पड़ती है कि वो डाइवर्जेंस कंसिडरेबल डाइवर्जेंस है या नेग्लिजिबल डाइवर्जेंस है। तो कंसिडरेबल डाइवर्जेंस तब मानते हो आप जब स्लिट से ऊपर जितना डाइवर्ज हो रहे हो, स्लिट के ऊपर जितना डाइवर्ज किया जा रहा है वो डाइवर्जेंस स्लिट के विड्थ से बड़ी डाइवर्जेंस हो, मतलब अबव स्लिट जो लेंथ आपने अचीव की है ये इस स्लिट की साइज से अगर ज्यादा है तो सिग्निफिकेंट डाइवर्जेंस यानी कि वेव ऑप्टिक्स, एल्स रे ऑप्टिक्स। और इसी डिस्टेंस को
फ्रेस्नेल डिस्टेंस कहा गया है। इसको नहीं, कैपिटल डी को, सॉरी कैपिटल डी को फ्रेस्नेल डिस्टेंस कहा गया, मतलब स्क्रीन के जिस डिस्टेंस पर ये होगा फ्रेस्नेल डिस्टेंस। एनसीईआरटी पढ़िएगा, उसमें मिल जाएगा आपको ये। ठीक है। यस सर। यस सर। अब इसको कंप्लीट होगा, हमारी तरफ से 100% कंप्लीट है ये टॉपिक। डिफ्रैक्शन का 100% कंप्लीट किया है मैंने, एक एक पॉइंट कवर किया है। एनसीईआरटी पढ़िए और न्यूमेरिकल लगाइए और इसको क्लोज कर दीजिए। सर एक डाउट था। हाँ पूछो। सर जैसे जब हम लोग YDSC करते थे तो सर उसमें इस टाइप के